Hey everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. In this lecture, we are going to discuss about UPSC PYQ एनालिसिस। अब देखिए हमारा UPSC PYQ एनालिसिस का सेकंड लेक्चर होने वाला है। हमने फर्स्ट लेक्चर काफ़ी दिनों पहले अपलोड किया था दोस्तों, और आज हम हमारे सेकंड लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। अब देखिए फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में काफ़ी दिनों का गैप हो चुका है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से। अब देखिए यूपीएससी के इंटरव्यूज़ का सीज़न चल रहा था, तो हम थोड़ा यहाँ पर बिज़ी थे, जिसके कारण हमारी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी। लेकिन अभी हम थोड़ा फ्री हो चुके हैं, तो अब इस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। आज हम पॉलिटी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके ऊपर से लास्ट ईयर आप देख सकोगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 5 टू 6 क्वेश्चन वेयर देयर। मतलब 10 टू 12 मार्क्स वेयर देयर फ्रॉम जस्ट अ सिंगल टॉपिक। आपने इस सिंगल टॉपिक को कर लिया होता अच्छे से इन डिटेल मैनर, तो आप इन 10 से 12 मार्क को इजीली ग्रैब कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की मदद से ये कौन सा टॉपिक की बात हो रही है। अब जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है पार्लियामेंट के ऊपर। विथ रेफरेंस टू लोकसभा, with reference to Speaker of Lok Sabha, consider the following statement. Okay, while any resolution for removal of Speaker of Lok Sabha is under consideration, अब यहाँ पर कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि स्पीकर कौन से रोल को परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये हम पार्लियामेंट के अंदर पढ़ेंगे। इसी तरह देखिए, व्हेन अ बिल इज पेंडिंग इन लोकसभा और राज्यसभा, व्हाट विल हैपन टू इट, ये भी हम पार्लियामेंट के अंदर पढ़ेंगे। प्रोरोगेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, ये भी पार्लियामेंट के अंदर का ही चैप्टर है। क्योंकि ये 2024 के एमसीक्यूज है दोस्तों पॉलिटी के। तो देखिए यहाँ पर 3 तो आपको डायरेक्टली देखने को मिल रहे हैं। ये एडहॉक कमेटी, ओके, इथिक्स कमेटी इन लोकसभा, ये भी पार्लियामेंट के ऊपर का ही क्वेश्चन है। उसी तरह देखिए, मनी बिल पार्लियामेंट में किस तरह से पास होता है? क्या लोकसभा के पास पूरी पावर है? राज्यसभा के पास कोई पावर है कि नहीं? मनी बिल से रिलेटेड ये भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हमारे पार्लियामेंट चैप्टर में। और उसी के अलावा ये देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन की बात की गई है। अब डिलिमिटेशन कमीशन ये क्यों लाई जाती है? फॉर सेटअपिंग बाउंड्रीज ऑफ रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हमें पता है कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों यूज आती है। लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती है, राज्यसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती है। ये क्या रहता है दोस्तों? ये एक सर्टेन एरियाज रहते हैं जहाँ से एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव उस रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इन बाउंड्रीज को डिफाइन कौन करता है? हमारा डिलिमिटेशन कमीशन। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए, ये 6 क्वेश्चन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन 6 क्वेश्चन को हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर से सॉल्व कर सकते थे। तो हमें इस चैप्टर की बैकवर्ड लिंकेजेस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। चलिए आज हम पूरे पार्लियामेंट चैप्टर को पढ़ लेंगे। अब इसके पहले आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमने इन दिनों कुछ कोर्सेज को लॉन्च किया था, जो कि आपकी यूपीएससी के प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे ये हमारा टॉपर्स कॉम्बो कोर्स है। तो देखिए, यहाँ पर हम सारे जीएस सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, उसी के साथ उनके रिवीजन पर्पस के लिए मैगज़ीन को भी प्रोवाइड करने वाले हैं। और जब आप रिवीजन पूरी कर दोगे, तो उसी के साथ-साथ हम टेस्ट सीरीज़ को भी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैगज़ीन, क्लासेस और टेस्ट सीरीज़ ये तीनों कवर होने वाले हैं। सो आपको इसके अलावा कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए, हम सारा प्रीमियम कंटेंट एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस, दैट इज़ 2999 में आपको दे रहे हैं। जिसके कारण आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अब देखिए, अगर आपको सिर्फ रिवीजन करना है, तो हमारे नोट्स वाले सेक्शन को भी आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने टेस्ट सीरीज़ को भी लॉन्च किया है। आप 599 में हमारे टेस्ट सीरीज़ को भी दे सकते हैं। इसके अलावा बंडल कोर्सेज़ हमने लॉन्च किए हैं टू हेल्प इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। अब चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि है हमारा पार्लियामेंट। अब देखिए, पार्लियामेंट को समझने के पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी को अगर कुछ फंक्शन करना है, तो क्या होगा? हमारे ऑर्गन्स उसे कोई टास्क देंगे। जैसे हमारा ब्रेन, ये हमारा ब्रेन एक ऑर्गन है, ये हमारे हैंड को टास्क देगा कि चलो मूव करो, तो हमारा हैंड मूव होगा। उसी तरह आगे बढ़ो, हमारा ब्रेन हमारे पैर को सिग्नल देगा कि आगे बढ़ो, तो अब हमारे पैर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह कोई भी अगर कंट्री में गवर्नमेंट रहती है, तो उसके कुछ ऑर्गन्स होते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पर देखिए, व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब लेजिस्लेचर कौन लोग होते हैं? ये लोग वो होते हैं जो लॉ बनाते हैं। सो लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी। अब देखिए, हमने बायकैमरल लेजिस्लेचर को अडॉप्ट किया है। बायकैमरल लेजिस्लेचर को अडॉप्ट किया है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? 2 हाउस होते हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अब अपर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं, उसी तरह लोअर हाउस को हम लोकसभा कहते हैं। अब जो लेजिस्लेचर होता है, वो 2 लेवल पर है। हमारे यहाँ पर क्या है? फेडरलिज्म है ना, तो इसलिए हमारे यहाँ पर एक सेंट्रल लेजिस्लेचर है और उसी तरह एक स्टेट लेजिस्लेचर है। तो देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेचर में 2 पार्ट है, दैट इज़ अवर लोकसभा एंड राज्यसभा। वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में भी 2 पार्ट है, दैट इज़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। देयर आर 6 स्टेट वेयर बायकैमरल लेजिस्लेचर इज़ प्रेजेंट। अब इस 6 स्टेट के आप मुझे नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, क्योंकि जो जेएनके है, उनकी इलेक्शन हो चुकी है। तो आपको पता है, अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई है। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ-साथ पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी।
तो इसी वजह से यहाँ पर की काउंसिल और असेंबली को अबोलिश कर दिया गया था ना, तो इसी वजह से ये टॉपिक अभी न्यूज़ में चल रहा है। तो जिसके कारण इस बाइकैमरल लेजिस्लेचर से क्वेश्चन बनने का एक चांस आता है दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि 6 अदर स्टेट कौन से हैं जिनमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। अब चलिए सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं, दैट इज़ अवर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। जैसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करते हैं, तो वो कौन होते हैं? जैसे अवर सीएम, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट और इन सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ये कौन होते हैं दोस्तों? ये हमारे लाइक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जो कि एक परमानेंट बॉडी की तरह वहाँ पर रहते हैं। अब देखिए सीएम और पीएम ये जो होंगे ये 5 इयर्स में वापस बदले जाएँगे। क्या आईएएस ऑफिसर एक बार ड्यूटी में चले गया, एक बार वो ड्यूटी करना चालू कर दिया, एक बार उस पोस्ट पर बैठ गया, तो क्या हर बार वो बदलते रहेगा, हर 5 साल में बदलते रहेगा? नहीं। उसका एक तो ट्रांसफर होगा या फिर प्रमोशन होगा या वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा। जिसके कारण क्या है दोस्तों, ये एक परमानेंट पोस्ट होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बार अगर ये सीएम बन गया और अगली बार ये चुनकर नहीं आए, तो क्या ये सीएम बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर उनकी पावर पूरी चली जाएगी। बल्कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर की पावर वैसी की वैसी ही रहती है। सो दिस इज़ अवर टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव एंड दिस इज़ अवर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब हमारे थर्ड ऑर्गन की बात करते हैं दोस्तों, दैट इज अवर जुडिशियरी। अब देखिए जुडिशियरी इज इन अवर कंट्री, जुडिशियरी इज लाइक इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। जैसे टॉप लेवल पर देखिए हमारा कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब देखिए ये हायरार्की में रहते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। दैट इज अवर इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। एंड व्हाट इज अवर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी? ये अपने अपने जुरिडिक्शन को फॉलो करते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्ट कर सकता है कि हाई कोर्ट आप हमारे जुरिडिक्शन में आ रहे हो या फिर आप आपके जुरिडिक्शन को लिमिट कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्लस इंडिपेंडेंट जुडिशियरी को हम फॉलो करते हैं। उसी तरह अपने अपने रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन में ये तीनों कोर्ट्स आर एक्सक्लूसिव इन देयर पावर। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब चलिए हम पार्लियामेंट के बारे में जान लेते हैं। अब पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 बॉडीज, दैट इज लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा। देखिए प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट होता है। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता कि प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाउस ऑफ पीपल। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 2 टाइप से पीपल रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट एंड यूटीज, और कुछ सालों पहले तक एक ऐसा प्रोविजन था जहां पर 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते थे फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बाय द प्रेसिडेंट। इट वाज अ टेम्पररी प्रोविजन व्हिच वाज अमेंडेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। ओके। अब इसके अलावा राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाउस ऑफ लॉर्ड। यहाँ पर भी देखिए स्टेट और यूटी से दोनों से रिप्रेजेंटेशन होता है लोगों का, लेकिन ये इनडायरेक्टली होता है। अब ये कैसे इनडायरेक्टली होता है हम आगे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा देखिए 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस। अब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम यूके, ब्रिटेन। अब ये जैसे मैंने आपको बताया था कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? फ्रॉम ब्रिटेन। वैसे ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। अब चलिए हम लोकसभा के बारे में कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। अब लोकसभा, दिस इज द हाउस ऑफ पीपल। अब यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है दोस्तों? दैट इज 552। अब इन 552 में से 550 वेयर फ्रॉम स्टेट एंड यूटीज एंड 2 वेयर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज। अब देखिए ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज को यहाँ पर इंक्लूड करने का जो प्रोविजन था वो एक टेम्पररी प्रोविजन था, जिसे हमने 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 में रिमूव कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर मतलब टोटल सीट कितने हो गए हैं अभी? 550, इसमें से 530 आर फ्रॉम स्टेट एंड 20 आर फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पर जो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वहाँ पर हमने एक और प्रोविजन ऐड किया था कि टू एक्सटेंड रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटीज इन लोकसभा। अब हम लोकसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। जैसे कि लोकसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 17 अप्रैल 1952 एंड आर्टिकल 81 डील्स विद लोकसभा। अब जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इन लोकसभा ओनली, और जो टर्म रहती है, जो लाइफ स्पैन रहता है लोकसभा का, दैट इज अप टू 5 ईयर्स। दैट इज अप टू 5 ईयर्स। अब जो कैंडिडेट रहते हैं लोकसभा की उनकी मिनिमम एज क्या रहती है दोस्तों? दैट इज 25 ईयर्स। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अवर जीवी मालवनकर, और फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ लोकसभा दैट इज अवर मीरा कुमारी ऑफ 15th लोकसभा। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन लोकसभा, जिसमें से लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ 80 सीट्स। अब इलेक्शन किस तरह से होते हैं हमारे लोकसभा के, वो डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्शन आर डायरेक्ट इलेक्शन, जैसे कि आपने लास्ट ईयर यूपीएससी के पेपर के वक्त देखा था। क्या हुआ था? ये यूपीएससी का पेपर आगे पोस्टपोन हुआ था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन चल रहे थे। तो क्या इस इलेक्शन के वक्त आपने वोट किया? जी हाँ, आपने वोट किया। इस वोट के बदले में क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर चुन कर आ गया? जी हाँ।
हमने वोट किया तभी तो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर विन होकर इलेक्शन जीते ना। ओके, इलेक्शन ये कब जीते? जब हमने यहाँ पर वोट किया, मतलब हम जब वोट कर रहे हैं तब ये इलेक्शन जीत रहे हैं। सो यहाँ पर एक डायरेक्ट लिंकेज तैयार हो रही है, जिसके कारण हम इसे डायरेक्टली इलेक्शन कहेंगे। अब देखिए, इलेक्शन इज डन ऑन द सिस्टम दैट इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है दोस्तों? जैसे कि 100 वोट्स रहे, 100 वोट्स में से हमने इस तरह से 30 20 20 10 10 10 को इन वोट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जिसमें से देखिए 30 वोट्स किसको मिले हैं? इस कैंडिडेट को। सो ये डायरेक्टली एक विनिंग कैंडिडेट कहलाया जाएगा। सो दिस पर्सन हैज विन द इलेक्शन। सो इस तरह से हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम काम करता है। जिसने सबसे ज्यादा वोट जीते वो इलेक्शन को जीत चुका है। अब सेकंड बात क्या कहते हैं हम, कि इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं ऑफ लोकसभा, व्हाट वी कॉल देम, दैट वी कॉल देम एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा। और जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट इलेक्शन होता है ऑफ लोकसभा। जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती है दोस्तों, इसे एडजस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब जब हर बार सेंसस होगा तो इस सेंसस के ऊपर हम पॉपुलेशन को एडजस्ट करेंगे। सो ये एडजस्टमेंट कौन करता है दोस्तों? ये डिलिमिटेशन करता है। डिलिमिटेशन कमीशन इस एडजस्टमेंट को कैरी आउट करता है। जैसे फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? 1951 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट सेंसस वाज डन ऑन 1951। वैसे ही एडजस्टमेंट कब की गई थी फिर? 1952 में। सेकंड सेंसस कब किया गया था? 1961 में। सो एडजस्टमेंट कब की गई थी? इन 1963। थर्ड सेंसस वाज डन ऑन 1971 और 1973 में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की एडजस्टमेंट की गई थी। वैसे देखिए, 1971 में ये फिक्स किया गया था कि अब 2002 तक हम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हलाएंगे नहीं, उसे वैसे की वैसे ही रखेंगे। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। जैसे-जैसे 2002 पास में आया, तब हम 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ गए। अब देखिए, 1970 में जितनी पॉपुलेशन रहेगी, क्या उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ी नहीं? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ी। 30 साल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों? हमें रीएडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमने एक रीएडजस्टमेंट किया, जिसके बाद हमने 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में ये डिक्लेयर कर दिया कि जो हमारी मैक्सिमम सीट है, वो अभी फिक्स रहेगी अप टू 2026। इसके अलावा हम रिजर्वेशन देंगे ऑफ टू एससी एंड एसटी ऑल्सो। अब देखिए, ये रीएडजस्टमेंट का काम कौन करता था? डिलिमिटेशन कमीशन। तो चलिए, डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है हम वो देख लेते हैं। अब डिलिमिटेशन कमीशन को हम एस्टेब्लिश करते हैं अंडर आर्टिकल 82 ऑफ पार्लियामेंट। और जो स्टेट इलेक्शन के लिए जिम्मेदारी रहेगी इस डिलिमिटेशन कमीशन की, उसे हम एस्टेब्लिश करते हैं अंडर आर्टिकल 170। अब डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो डिलिमिटेशन कमीशन वाज एनेक्टेड इन ईयर 1952। अब देखिए, इसमें कौन-कौन पर्सन रहते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, जो कि यहाँ पर चेयरपर्सन के रोल को परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब मेन फंक्शन क्या होता है दोस्तों डिलिमिटेशन कमीशन का? टू फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ कंट्री, टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन एंड टू आइडेंटिफाई द सीट रिजर्व्ड ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब वेयर देयर पॉपुलेशन इज रिलेटिवली हाई। अब जो डिसीजन रहता है डिलिमिटेशन कमीशन का, वो कोई भी कोर्ट में एम्पायर नहीं किया जा सकता। इतनी पावर होती है डिलिमिटेशन कमीशन की। अब तक के इंडिया में 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन अप्लाई हो चुके हैं। जैसे 1952 में अंडर डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952, 1963 में, 1973 में और 2002 में। अब 2002 से ये कब होगा आके वापस 2026 में। अब देखिए, 2026 काफ़ी पास में आ चुका है, तो डिलिमिटेशन कमीशन से एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। लास्ट ईयर ही देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन से ये क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी टाइम्स द डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। सो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अभी हमने यहाँ पर देखा कि 4 बार हो चुका है। सो ऑप्शन डी विल बी इट्स करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। सो अब हम देखेंगे राज्यसभा के बारे में। सो राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड इट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इज अबाउट 250, जिसमें से 238 इज फ्रॉम स्टेट एंड यूटीज एंड 12 आर नॉमिनेटेड फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस। अब प्रेजेंटली 245 members are present in Rajya Sabha. इसमें से 233 are from state and UTs and 12 are nominated by president. यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है दोस्तों। These members of Rajya Sabha are elected by the elected member of state legislative assembly by the proportional representation by single transferable vote। अब ये देखिए, ये सिस्टम होती है दोस्तों, राज्यसभा के इलेक्शन की ये सिस्टम होती है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसी तरह से देखिए, हम प्रेसिडेंट को भी यहाँ पर इलेक्ट करते हैं बाय दिस मेथड। वैसे ही देखिए, यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। जैसे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लास्ट ईयर हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुन के दिया था। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे, यही क्या करेंगे, उनके मेंबर में कोई जो अच्छे मेंबर्स होंगे, ओके, उनके आजू बाजू में जो अच्छे मेंबर्स होंगे, उनको ये इलेक्ट कर देंगे फॉर मेंबर ऑफ राज्यसभा। सो दीज आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखिए, ये जो हमने जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर इलेक्ट कर दिए हैं, वो खुद अपने डिसीजन के थ्रू ये सोचेंगे कि हाँ, ये पर्सन अच्छा है, तो हम इसे इलेक्ट कर देते हैं फॉर मेंबर ऑफ राज्यसभा। इस तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है दोस्तों। एंड सीट इज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ओनली दिल्ली एंड पुडुचेरी आर द यूटीज व्हिच आर हैविंग रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा।
चलिए अभी ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा देख लेते हैं। देखिए राज्यसभा जो होती है ये एक परमानेंट बॉडी होती है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। जैसे लोकसभा के बारे में हमने देखा था, ये हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है। यहाँ पर हमें हर 5 साल बाद रिप्रेजेंटेटिव को चुन के देना पड़ता है। वैसी बात राज्यसभा की नहीं होती है दोस्तों, ये एक परमानेंट बॉडी होती है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। अब 1/3 ऑफ मेंबर जो रहते हैं, वो रिन्यू होते हैं एवरी ईयर। जैसे कि आप इस तरह से समझिए, 6 ईयर्स ऑफ टर्म इज़ फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब मैं एक मेंबर हूँ राज्यसभा का, मैं गया राज्यसभा में, जब तक मेरे 6 साल पूरे नहीं होते, तब तक मैं इस सीट को छोड़ूँगा नहीं। अब ये 6 साल पूरे होने के बाद मेरे इलेक्शन का टाइम आ जाएगा। अगर ये हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने वापस कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप राज्यसभा में ही बैठिए, हम आपको वापस री-इलेक्ट कर दे रहे हैं। सो यहाँ पर मैं री-इलेक्ट हो जाऊँगा। लेकिन अगर यहाँ पर 6 साल होने के बाद अगर इन्होंने मुझे री-इलेक्ट कर नहीं दिया, इन्होंने दूसरा कैंडिडेट को यहाँ पर हासिल कर दिया और यहाँ पर मैं उससे इलेक्शन हार गया, ओके? यहाँ पर तो हार ही गया ना, मेरे जगह पे और कोई कैंडिडेट को ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इलेक्शन हार जाऊँगा। तो जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, एवरी 1/3 मेंबर मतलब अगर 245 इज़ द नंबर ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, सो इसका 1/3 ऑफ मेंबर जैसे मेरे जैसे 6 ईयर पूरे टर्म को कंप्लीट करने वाले जो मेंबर्स होंगे, वो 1/3 मेंबर्स यहाँ पर उस सीट को छोड़ देंगे, अगर उन्हें वापस चुनकर नहीं दिया गया तो। तो इस तरह से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट बॉडी तो कही गई है, लेकिन 1/3 ऑफ मेंबर रिलीव एवरी ईयर, उसी के साथ जो मेंबर का टर्म होता है, वो 6 ईयर्स का रहता है, 6 ईयर्स का रहता है। अब देखिए, हमने बताया था कि ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा इज अ टेम्पररी बॉडी ऑफ 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व बिफोर 5 ईयर्स आल्सो इफ द जो पार्टी है लोकसभा में वो अगर मेजॉरिटी लॉस करती है, तो प्रेसिडेंट ये 5 साल पहले भी डिसीजन ले सकता है कि आज हम लोकसभा को डिसॉल्व करने वाले हैं। अब ये जो डिसीजन है प्रेसिडेंट का कि लोकसभा को डिसॉल्व किया जाएगा, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट, ओके? सुप्रीम कोर्ट में भी हम इसे चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब प्रेसिडेंट ऐसा डिसीजन लेगा, एक तो वो तब लेगा जब कोई मेजॉरिटी में नहीं रहेगा। दूसरा, अगर मेजॉरिटी में रहकर सरकार बन भी गई, सरकार बनने के बाद अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पर जो सरकार है, उनके पास मेजॉरिटी है ही नहीं, तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव रखिए। तो प्रेसिडेंट क्या कर देगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव रख देगा, जिससे अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो हमारी जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाएगी। सो नो मेंबर विल बी रिस्पॉन्सिबल हियर टू लोकसभा। तो इस तरह से यहाँ पर प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है और ये कोई कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। अब मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट के बारे में जान लेते हैं। So what are the minimum requirement to become a member of parliament? That is qualification to be a citizen of India. जो citizen होना चाहिए of India. Oath should be taken by the person to an authorized person by the election of commission of India. मतलब जो oath लेगा वो किसी authorized person के सामने लेगा, और ये authorized person कौन होगा? जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भेजा है। अब मिनिमम एज क्या है दोस्तों? 25 ईयर्स फॉर लोकसभा एंड 30 ईयर्स फॉर राज्यसभा। 25 फॉर लोकसभा एंड 30 फॉर राज्यसभा, एंड मस्ट possess other qualification prescribed by the constitution and also the Representation of People Act 1950 and Representation of People Act 1951. So these are the minimum qualification which a person should have to become a member of parliament, both in Lok Sabha and Rajya Sabha. अब इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन किस तरह से होती है? अब डिस्क्वालिफिकेशन कब होगी दोस्तों? अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है। जैसे आपने एक रामचरण का अभी मूवी आई है, जहाँ पर रामचरण एक आईएएस ऑफिसर है। इसके अलावा वो सीएम भी बनना चाहता है, तो जो एक अपोजिट पार्टी का, उसी पार्टी में एक रामचरण को अपोज करने वाला कैंडिडेट है, वो क्या कहता है कि आप आईएएस होने के बाद सीएम नहीं बन सकते। अगर आपको सीएम बनना है, तो आपको इस आईएएस की पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा। सो देखिए, यहाँ पर ये पर्सन आईएएस की पोस्ट पे भी था और वो सीएम भी बन रहा था। तो यहाँ पर देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आ रहे हैं ना, दो-दो ऑफिसेस ये होल्ड करना चाहता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जब पर्सन दो-दो ऑफिस होल्ड करेगा। अनसाउंड माइंड मतलब अगर उसका पागल हो गया हो वो, अगर पागल आदमी को हम यहाँ पर बिठा देंगे, तो क्या वो अच्छे से डिसीजन लेगा? वो तो पूरे देश को डुबा देगा। इसलिए हम यहाँ पर अनसाउंड माइंड वाले पीपल को बिठा नहीं सकते। उसके अलावा जो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, जिसका दिवालिया निकल जाएगा, क्या वो इकोनॉमी के बारे में सोचेगा हमारे इंडिया के? वो तो यही सोचेगा कि मेरा घर कैसे भर दूँ? ओके, खुद को कैसे बचाऊँ? जब मेरा दिवालिया निकल चुका है, तो मैं खुद को कैसे बचाऊँ? सो इंसॉल्वेंट पर्सन को भी हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। और जो सिटीज़न नहीं रहेगा इंडिया का, अगर किसी ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट देकर सिटीज़नशिप हासिल की है, लेकिन वो सिटीज़न ही नहीं है इंडिया का, तो क्या हम उसे मेंबरशिप देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो यहाँ पर हम इसे भी हटा देंगे। और इसके अलावा अगर किसी ने लॉ को ब्रीच किया, ओके, ब्रीच किया मतलब किसी ने लॉ को तोड़ा अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, सो देन वी विल आल्सो डिस्क्वालिफाई हिम फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शन। इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन तो हमने देखा है। अब रिमूवल की क्या प्रोसेस होती है? टू मेंबर ऑफ लोकसभा को हम किस तरह से, ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए, इट इज रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है, रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है ना दोस्तों, वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर होता है, एंड इट इज डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। रिमूवल कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और डिस्क्वालिफिकेशन, ये डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी ना। सो डिस्क्वालिफिकेशन कौन करता है? इट इज डन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ बाय द
प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे पार्लियामेंट में कौन लोकसभा में रहा तो जो स्पीकर रहेगा वो डिस्क्वालीफाई करेगा, ओके, वो डिसीजन लेगा। और राज्यसभा में रहा तो जो चेयरपर्सन रहते हैं वो डिसीजन लेंगे कि क्या इस मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है या फिर नहीं करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। वैकेटिंग ऑफ सीट। अब आप इलेक्शन जीत चुके हो, आप इलेक्शन लोकसभा और राज्यसभा में लड़ रहे थे, तो आप दोनों इलेक्शन जीत चुके हो, तो क्या ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कहलाया जाएगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो लोकसभा को चूज़ करो या फिर राज्यसभा को चूज़ करो। यहाँ पर डबल मेंबरशिप हो जाएगी ना। आप लोकसभा में भी अपने मेंबरशिप को कायम रख रहे हैं और राज्यसभा में भी मेंबरशिप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये तो डबल मेंबरशिप हो जाएगी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये तो नहीं चलेगा। इसके कारण यहाँ पर क्या किया जाएगा, 10 दिन के अंदर उस जो आदमी लोकसभा भी जीत गया और राज्यसभा की सीट भी जीत गया, तो उसे 10 दिनों के अंदर ये चांस दिया जाएगा कि आप बताइए आपको लोकसभा की सीट चाहिए या फिर राज्यसभा की। और अगर 10 दिनों के अंदर इसने नहीं बताया, तो इस पर्सन की मेंबरशिप कैंसल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह पर अगर जीत गया वो, तो तब की सिचुएशन को अज़्यूम करके मैंने आपको बताया था। अब एक सिचुएशन इस तरह से अज़्यूम करते हैं कि अगर वो लोकसभा में जीता हुआ है, पहले लोकसभा का मेंबर है और अगर वो इलेक्शन जीत गया राज्यसभा का भी, तो क्या होगा? यहाँ पर भी तो डबल मेंबरशिप की बात हो रही है ना। लोकसभा के इलेक्शन वो पहले ही जीता हुआ है, लोकसभा का एक मेंबर है, अगर उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया फॉर राज्यसभा, इफ ही विन देयर, देन ऑटोमैटिकली द मेंबरशिप ऑफ द अर्लियर हाउस विल गेट कैंसल। ओके, वो सीट जो अर्लियर हाउस की थी लोकसभा की, दैट विल बी वैकेंट हियर। अब इसके अलावा सिंगल हाउस विद इन 2 सीट। अब जैसे लोकसभा में मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा, उसके अलावा मेरी जो होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं उससे भी लड़ा। मुझे श्योर नहीं था मैं कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतूँगा ही। मैंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी ए से भी इलेक्शन को लड़ा और कॉन्स्टिट्यूएंसी बी से भी इलेक्शन को लड़ा और ज़ाहिर और ताज्जुब की बात ये हो गई दोस्तों कि मैं दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से सीट जीत गया। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए लोकसभा में ही मैं 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा और दोनों सीटें जीत ली। तो यहाँ पर तो मेरे पास एक पर्सन के पास 2-2 सीट आ रही है लोकसभा की। तो यहाँ पर देखिए एक ही हाउस में 2 सीट आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 14 डेज़ के अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि या फिर मैं ए कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटिन्यू करूँ या फिर बी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अगर मैंने 14 डेज़ के अंदर नहीं बताया तो मेरे दोनों सीट लॉस्ट हो जाएगी, ओके? दोनों सीट मेरे चले जाएँगे। सो दिस इज़ हाउ द डबल मेंबरशिप वर्क इन वैकेटिंग ऑफ सीट। अब इसके अलावा वैकेंट सीट कब हो जाएगी? एक तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके अलावा अगर किसी पार्लियामेंट के मेंबर ने रेजिग्नेशन दे दिया, सो ये रेजिग्नेशन भी किसको देगा दोस्तों? ये देगा अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, इन लोकसभा टू स्पीकर एंड इन राज्यसभा टू चेयरमैन। अब जो लोकसभा का स्पीकर रहता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है, वो एक तो उसे एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। अब इसके अलावा एब्सेंट रहे फॉर मोर देन 60 डेज़ तो आपकी सीट वैकेंट हो जाएगी। एंड इफ द इलेक्शन आर डिक्लेयर्ड वॉइड, आपने कोई माल प्रैक्टिसेस के थ्रू इलेक्शन को जीता और इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, तभी भी आपकी लोकसभा या फिर राज्यसभा की सीट चली जाएगी। इस तरह से ये कुछ इस तरह से ये कुछ पॉइंट है दोस्तों, जिनके थ्रू आपकी सीट वैकेंट हो सकती है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में। अब देखिए ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो ये होता है, ये कौन होता है दोस्तों? इट इज़ द मदर ऑफ द हाउस, ओके? जैसे हमारे घर में हमारी माँ सभी काम देख गए अपने घर के, तो ऐसे ही ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो घर के ऊपर ध्यान रखता है। घर यानी कि क्या, आपका लोकसभा के ऊपर ये ध्यान रखता है कि क्या इसका डेकोरम अच्छे से मेंटेन हो रहा है? क्या घर में जो भी चीज़ें माँ ने लगा कर रखी है, क्या वो वैसी की वैसी है या फिर कोई हम न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं? तो वैसे ही स्पीकर का भी रोल होता है माँ की तरह। देखिए, जो स्पीकर होता है, उसका इलेक्शन किस तरह से होता है? इट इज़ इलेक्टेड फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर ओनली बाय सिंपल मेजॉरिटी। अब जो हमारे ओम बिरला साहब हैं, वो क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उसके बाद ही सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू उन्हें हमने स्पीकर बना दिया। ओके, अगर स्पीकर की सीट कभी वैकेंट रही, तो क्या होगा दोस्तों? इलेक्शन किया जाएगा फॉर अमंग इट्स मेंबर ओनली फॉर द सीट ऑफ स्पीकर। अब ये जो डेट ऑफ इलेक्शन होती है, इट इज़ फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। जो स्पीकर के इलेक्शन की डेट होती है दोस्तों, इट इज़ फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब वैकेंट सीट कब होगी दोस्तों? इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। देखिए, स्पीकर बनने के बाद उसको जो भी पर्सन स्पीकर बनेगा, उसे अपनी मेंबरशिप से पीछे हटना पड़ेगा। वो ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर रहेगा या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा, उसे उस मेंबरशिप से पीछे हटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इम्पार्शियलिटी को यहाँ पर हमें अपनाना है, ओके? इम्पार्शियलिटी को यहाँ पर हमें शो करना है। तो इसलिए यहाँ पर ये कोई मेंबर नहीं रहेगा। तो इफ द पर्सन इज़ अ स्पीकर एंड ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, देन ही शुड वैकेंट हिज सीट, ओके? स्पीकर के पोस्ट से उसे रिज़ाइन कर कर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। इसके अलावा वो रेजिग्नेशन दिया, ओके? अगर उसने रेजिग्नेशन दिया तो डेप्यूटी स्पीकर, सो देन आल्सो द सीट कैन बिकम वैकेंट, okay? If he is removed by effective majority in Lok Sabha only, then the seat can be vacant. Effective majority क्या होता है दोस्तों? It is more than the 50% of total member of person present in the Lok Sabha minus the vacant seat. Okay? Vacant seat मतलब क्या? जिनके ऊपर कोई बैठा ही नहीं, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई इलेक्ट ही होकर नहीं आया, उन सीट को हम माइनस कर देंगे। So if this resolution is passed, then the speaker will be removed. And for removal of speaker, there should be a 14-day advance notice and
जब वो स्पीकर रिमूव हो जाएगा, ओके, रिमूवल की प्रोसीजर चल रही होगी, तब ही कैन नॉट प्रिसाइड ड्यूरिंग द रेजोल्यूशन टाइम ऑफ हिज रिमूवल, ओके, जब रेजोल्यूशन पास हो रहा होता है रिमूवल का, तब वो वहां पर बैठ नहीं सकता। अब ये जो प्रोविजन है दोस्तों, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, दीज आर जस्ट कंसेंसस अमंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब द स्पीकर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एज ही इज द मेंबर ऑफ लोकसभा। अब उसकी रिमूवल की प्रोसेस चल रही है, अगर उसे यहाँ पर पार्टिसिपेट करना रहा, वो प्रिसाइड नहीं करेगा टू ऑब्जर्व द इम्पार्शियलिटी इन द हाउस। लेकिन अगर उसे यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है इन वोटिंग प्रोसेस, तो यहाँ पर पार्टिसिपेट वो कर सकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो एक मेंबर है ना हाउस का। अगर आप मेंबर रहे किसी हाउस के, तभी आप उस हाउस के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे, ओके, उसके आपके डिस्कशन में क्या कंक्लूजन निकल रहा है वहां पर पार्टिसिपेट करोगे। अगर आप किसी घर के मेंबर ही नहीं रहोगे, तो क्या आप वहां पर इंटरेस्ट रहोगे डिसीजन लेने का? बिल्कुल नहीं। सो देखिए, यहाँ पर पार्टिसिपेट क्यों करेगा? क्योंकि ही इज अ मेंबर ऑफ द हाउस एंड ही हैज द पावर ऑफ कास्टिंग वोट। मतलब फर्स्ट इंस्टेंट पे वो वोट नहीं करेंगे, बल्कि एट अ टाई, मतलब जब भी टाई होगा तब वो वोट करेंगे। लेकिन देखिए, ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ कास्टिंग वोट को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फर्स्ट इंस्टेंट पे भी वोट कर सकते हैं। लेकिन कंसेंसस के थ्रू हम कास्टिंग वोट को मानते हैं कि वो जब टाई आएगा, ओके, टाई होंगी फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, तभी वो वोट को कास्ट करेंगे उनके। सो दिस वाज अबाउट स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब चलिए देख लेते हैं व्हाट इज प्रोटम स्पीकर। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पार्लियामेंट चैप्टर में। देखिए, प्रोटम स्पीकर ये कौन होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड एज वन डे स्पीकर। जैसे वन डे सीएम हम काफी ज्यादा मूवीज में देखते हैं ना, उसी तरह ये वन डे स्पीकर होता है। अब इसे अपॉइंट कौन करता है दोस्तों? इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्टर द अपॉइंटमेंट एंड ओथ ऑफ न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ओके, एंड ही इज जनरली द सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, ये क्या करता है? फर्स्ट मीटिंग को प्रिसाइड करता है ऑफ न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट, ओके, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, and he administer the oath of new members as well as he enables the house to elect the new speaker। अब ये न्यू स्पीकर को इलेक्ट करने के लिए एक इनिशिएशन भी क्रिएट करता है। अब जो न्यू स्पीकर इलेक्ट होकर आएगा बाय सिंपल मेजोरिटी, सो वो क्या करेगा? अपनी सीट को ऑक्यूपाई करने की सोचेगा। तो जब ये न्यू स्पीकर अपनी सीट को ऑक्यूपाई करेगा, तो जो ये प्रोटेम स्पीकर है, ये अपनी सीट को वैकेट कर देगा, जिसके कारण वो एक दिन के लिए ही स्पीकर बन सकेगा। सो दिस इज हाउ ही इज अ वन डे स्पीकर, क्योंकि उसे सिर्फ क्या काम करना है? ओथ को एडमिनिस्टर करना है। उसके अलावा जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है, उसके प्रोसीडिंग्स को शुरू करना है। एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट प्रोटेम स्पीकर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटेम स्पीकर क्या है। अब कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जान लेते हैं हम स्पीकर की। अब देखिए, स्पीकर इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा। अब he derive its power from Constitution of India, rules and procedures, book and conduct of business and parliamentary convention. And his main function is to maintain the order and decorum of the house। जैसे आपके घर में देखिए, अगर आपने कोई भसड़ मचा दी, जैसे आपने कोई गंदगी, आपने कपड़े अच्छे से नहीं रखे, तो क्या होगा? आपकी मम्मी आएगी, आपको दो कान के नीचे बजा कर देगी। जिससे क्या होगा? आपकी मम्मी क्या कर रही है? एक ऑर्डर और एक डेकोरम मेंटेन कर रही है ना। तो यहाँ पर देखिए, स्पीकर भी वही काम करता है। अगर किसी ने रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश की, अगर कोई बिन फालतू प्रोसीडिंग में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तो स्पीकर क्या कर लेगा? ये भाई चल उठ जा, चलो, ओके। इस तरह से जो मम्मी काम करती है, वैसे ही स्पीकर क्या होता है? ये मम्मी होता है ऑफ लोकसभा। तो उस तरह से उसका काम होता है ऑर्डर एंड डेकोरम को मेंटेन करना। अब कोरम की बात कर लेते हैं। व्हाट इज कोरम? जैसे इंजीनियरिंग आपने की होगी, तो आपको पता होगा कि 50% अगर आपके क्लास में अटेंडेंस नहीं रही, तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट 50% है ना, उनको भी अब्सेंट तय तय किया जाता था, ओके, उन्हें भी अब्सेंट डिक्लेयर किया जाता था। तो यहाँ पर क्या होता है कोरम में कि 1/10 ऑफ मेंबर इफ नॉट प्रेजेंट इन द हाउस, देन द सेशन ऑफ द हाउस इज टर्मिनेटेड, ओके, इट इज सस्पेंडेड इफ 1/10 ऑफ मेंबर आर नॉट प्रेजेंट इन द हाउस। मतलब क्या कि अगर 545 में से अगर 1/10 दैट इज 55% पीपल आर नॉट प्रेजेंट इन द हाउस, देन द हाउस विल बी सस्पेंडेड। अब इसके अलावा he preside all the joint sitting of both the houses under Article 108, and he also allow the secret sitting of the members of parliament. He also give the certificate to money bill and disqualification of Lok Sabha MPs under anti-defection laws. Speaker decide whether the person is disqualified or not disqualified. इसके अलावा he appoint the chairmen of various parliamentary committees, and he himself is the chairman of business advisory committee, rules committee and general purpose committee. इसके अलावा जो सैलरीज होती है स्पीकर की, इट इज determined by the parliament and it is charge expenditure from the consolidated fund of India। तो देखिए, चार्ज एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं, सो इट इज ओनली डिस्कसेबल, मतलब इसको सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं आप, इसको वोट नहीं कर सकते हैं कि हमें इनकी सैलरीज को कम करना चाहिए, स्पीकर की सैलरीज को कम करना चाहिए। अगर हमने ऐसी प्रोसीडिंग लाई, तो इस पर हम वोट नहीं कर सकते। आपको ये सैलरीज दी जाएगी पर पार्लियामेंट, एक बार पार्लियामेंट में ऐसा डिसीजन लिया गया, तो ये डिसीजन फाइनल रहता है, इसके ऊपर कोई वोटिंग नहीं रहती है। सो दिस वॉज अबाउट द चार्ज एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज ऑन 7th नंबर। अब देखिए, जिसे स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड द जॉइंट सीटिंग। अब अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा तब अपसेट रहा, तो इस जॉइंट सीटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा? देन डेप्यूटी स्पीकर विल प्रिसाइड द जॉइंट सीटिंग। एंड इफ डेप्यूटी स्पीकर इज आल्सो absent फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफ जॉइंट सीटिंग,
देन द डिप्यूटी चेयरमैन विल प्रिसाइड। ओके, यहाँ पर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल नॉट प्रिसाइड द जॉइंट सीटिंग। ओके, ये एक नोट करने वाली बात है कि चेयरमैन कभी प्रिसाइड नहीं करते, क्योंकि जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट नेवर प्रिसाइड ओवर जॉइंट सीटिंग, सो डिप्यूटी चेयरमैन विल प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सीटिंग। So up to 10th Lok Sabha, the speaker and deputy speaker were usually from the ruling party. सिंस फ्रॉम 11th लोकसभा जो स्पीकर रहेगा वो कहाँ से रहेगा? रूलिंग पार्टी से। और जो डिप्यूटी स्पीकर रहेगा वो कहाँ पर से रहेगा? वो मेन अपोजिशन पार्टी से रहेगा। इस तरह से डिप्यूटी स्पीकर और स्पीकर को भी फ्रॉम 11th लोकसभा अपॉइंट किया जाता है। अब जो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर रहती है उनकी कोई सेपरेट ओथ नहीं रहती, एज दे आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वो ओथ लेते हैं वही उनकी स्पीकर के टाइम में भी ओथ रहती है और डिप्यूटी स्पीकर के टाइम में भी वही ओथ रहती है। और स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है ये कहाँ से ली है हमने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, जो कि आया था, अप्लाई हुआ था इन 1921। यहाँ पर उन पोस्ट को क्या कहा गया था? प्रेसिडेंट एंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। फर्स्ट जो स्पीकर थे वो कौन थे? फ्रेडरिक व्हाइट। और जो फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर थे दैट इज अवर सच्चिदानंद सिन्हा। And in 1925, Vittalbhai Patel was the first Indian Speaker of Lok Sabha. 1947 की बात है क्या कि जीवी मालविकर एंड अयंगर वे आर द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। अब डिप्यूटी स्पीकर क्या होता है हम लोगों को आइडिया तो आ चुका है। डिप्यूटी स्पीकर क्या ड्यूटीज परफॉर्म करता है? जैसे स्पीकर अगर अब्सेंट रहा तो जो स्पीकर की ड्यूटीज रहेगी वो डिप्यूटी स्पीकर परफॉर्म करेगा। अब जो डिप्यूटी स्पीकर रहेगा वो रेजिग्नेशन किसको देगा? स्पीकर को। रिमूवल ऑफ डिप्यूटी स्पीकर इज सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ स्पीकर। कैसे? बाय मोर देन इफेक्टिव मेजोरिटी। उसी तरह देखिए 14 डेज का एडवांस नोटिस भी देना पड़ेगा और इसके अलावा डिप्यूटी स्पीकर भी अपने प्रोसीडिंग्स में, रिमूवल के प्रोसीडिंग्स में वोट कर सकता है। भले वो उस टाइम डिसाइड नहीं कर सके लेकिन वोट कर सकता है। अब देखिए डिप्यूटी स्पीकर के पास एक प्रिविलेज होता है कि अगर वो किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर अपॉइंट हो चुका है तो ऑटोमेटिकली ही विल बिकम अ चेयरमैन ऑफ दैट पार्लियामेंट्री कमेटी। सो ये काफी अच्छा फीचर है फॉर डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारे पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा के बारे में। देखिए 10 मेंबर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है बाय द स्पीकर। एंड व्हेन विल दिस पैनल ऑफ चेयरपर्सन प्रिसाइड? व्हेन स्पीकर इज एब्सेंट। इफ व्हेन द स्पीकर इज एब्सेंट डिप्यूटी स्पीकर विल प्रिसाइड। इफ ही इज आल्सो एब्सेंट देन द पैनल विल प्रिसाइड। अब इस पैनल में के कोई भी मेंबर अगर प्रेजेंट नहीं रहे तो अभी द एनी मेंबर ऑफ द हाउस विल प्रिसाइड एंड डिटरमाइन हु विल प्रिसाइड द प्रोसीडिंग। अब देखिए नोट करने की बात यह है कि अगर स्पीकर की पोस्ट वैकेंट रही तो उसे प्रिसाइड कौन करेगा? डिप्यूटी स्पीकर। अगर डिप्यूटी स्पीकर की पोस्ट भी अगर वैकेंट रही, यहाँ पर बात कर रहे थे हम ऑप्शन की, यहाँ पर बात कर रहे हैं वैकेंट की। अगर डिप्यूटी स्पीकर की भी पोस्ट अगर वैकेंट रही देन प्रेसिडेंट विल डिसाइड दैट हु विल बी द पर्सन हु विल सिट ऑन द चेयर ऑफ स्पीकर ऑफ लोक सभा टिल द न्यू स्पीकर हैज बीन इलेक्टेड। ओके, सो दिस वाज अबाउट द पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोक सभा। अब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में हम कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे हमें पता है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कैसी रहती है? इट इज द सेकंड हाईएस्ट पोस्ट पोजीशन आफ्टर प्रेसिडेंट इन द कंट्री। ओके, क्वालिफिकेशन क्या होती है दोस्तों फॉर बिकमिंग अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया as well as he should have completed 35 years of age. He should be qualified for election ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके, स्पीकर के वक्त हमने क्या बात की थी कि ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। अब वाइस प्रेसिडेंट की जब हम बात कर रहे हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात कर रहे हैं, सो ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एज वेल एज व्हाट इज द फोर्थ कंडीशन? दैट ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो दीज आर द फोर कंडीशन विच आर इसेंशियल फॉर अ पर्सन टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट। 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एज वेल एज ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अभी यहाँ पर जो इलेक्शन करवाए जाते हैं ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड दिस इलेक्शन आर ऑल्सो इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके, इनडायरेक्ट इलेक्शन। एंड हु कैन वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विच आर बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड। ओके, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स विच आर इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। अब जैसे प्रेसिडेंट की बात किए जाते हैं अपन, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जो कि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन से मेंबर चाहिए हमें? बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, बट ओनली ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ पर हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी मेंबर्स को ऐड किया था जो कि इलेक्टेड थे, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके यहाँ पर सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं व्हेन वाइस प्रेसिडेंट बिकम चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब देखिए एक कंडीशन ये देखते हैं अपन कि जब वाइस प्रेसिडेंट बिकम द प्रेसिडेंट देन ही विल नॉट परफॉर्म एनी ड्यूटीज
which is required as a chairman of Rajya Sabha. Then the deputy chairman of Rajya Sabha will become a chairman of Rajya Sabha. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट बन गए तो क्या हो जाएगा, वो कोई भी वाइस प्रेसिडेंट या फिर राज्यसभा के चेयरमैन के रिलेटेड ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करेंगे। जो डिप्यूटी चेयरमैन रहेंगे वो चेयरमैन बन जाएंगे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे तभी। अब रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज ही इज रिमूव एज अ वाइस प्रेसिडेंट। रिमूवल किस तरह से किया जाएगा ऑफ चेयरमैन, एज ही इज रिमूव्ड एज वाइस प्रेसिडेंट। क्योंकि देखिए ये मेंबर नहीं होते हैं, ओके, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा बट ही इज क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा बट नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जिसकी वजह से इनकी रिमूवल की जो प्रोसेस रहती है वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू ही रहती है, ओके, एज अ वाइस प्रेसिडेंट ही रहती है। अगर आप इन्हें वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से रिमूव कर दोगे तो ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पोस्ट से भी रिमूव हो जाएगी। और फंक्शन जो रहते हैं वो सिमिलर रहते हैं एज स्पीकर ऑफ लोकसभा, बट डिफरेंस क्या रहता है बिटवीन स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दैट स्पीकर गिव्स द सर्टिफिकेट टू मनी बिल, बट चेयरमैन के पास ऐसी कोई पावर नहीं रहती है, ओके। स्पीकर प्रिसाइड ओवर जॉइंट सीटिंग। अब स्पीकर की मैंने आपको बताया था कि अगर स्पीकर एब्सेंट रहा तो डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेगा, डेप्यूटी स्पीकर भी अगर एब्सेंट रहा तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेगा, चेयरमैन नहीं करेगा। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, कि जॉइंट सीटिंग को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड नहीं कर सकता है। अब चलिए आगे, नोट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नेवर प्रिसाइड अबाउट जॉइंट सीटिंग, जो हमने अभी डिस्कस किया। इसके अलावा स्पीकर कैन वोट ड्यूरिंग हिज रिमूवल ऑफ रिमूव स्पीकर कैन वोट ड्यूरिंग हिज रिमूवल प्रोसेस एट फर्स्ट इंस्टेंस ऑल्सो। देखिए मैंने आपको बताया था कि स्पीकर इज अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके, इन लोकसभा। मतलब क्या है, ही इज अ मेंबर ऑफ दैट लोकसभा। जब वो मेंबर है लोकसभा का तो वो उसके प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ओके, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करेगा, वहां पर वो वोट भी कर सकेगा क्योंकि वो एक मेंबर है। अब जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है हमारे, क्या वो मेंबर है? नहीं, वो वाइस प्रेसिडेंट साहब अगर मेंबर ही नहीं है तो वो वोट कहाँ पर करेंगे? उन्हें सिर्फ हमने क्वालिफाइड कहा था, मेंबर नहीं है वो। अगर वो मेंबर ही नहीं है तो वोट कर ही नहीं पाएंगे वो इन राज्यसभा, जिसके कारण क्या है, ये एक मेजर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि वो वोट नहीं कर सकते ड्यूरिंग देयर रिमूवल। अब जो सैलरीज रहती है वाइस प्रेसिडेंट साहब की, सो इट इज determined by the parliament from the charged consolidated fund of India, and the resignation of vice president, okay, chairman of Rajya Sabha is given to president of India, okay। जिसे जो स्पीकर था वो किसे रेजिग्नेशन देता था? डेप्यूटी स्पीकर को। डेप्यूटी स्पीकर किसे रेजिग्नेशन देता था? स्पीकर को। अब जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। उसी तरह प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। सो दिस इज हाउ रेजिग्नेशन वर्क। अब जो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, ही इज द पर्सन हु इज इलेक्टेड अमंग द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये लोकसभा के स्पीकर की तरह होते हैं, लोकसभा के स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर होते हैं ना, उनकी तरह होते हैं। इज इलेक्टेड अमंग द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ही गिव्स रेजिग्नेशन टू द chairman of Rajya Sabha, that is vice president. For his removal, advance 40-day notice has to be provided. Along with that, he has to be removed from the house of Rajya Sabha by effective majority in Rajya Sabha. अब जब रिमूवल की प्रोसीडिंग चल रही होगी, then he could not preside over the sessions in the Rajya Sabha and he can vote during the removal process. देखिए वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल के प्रोसेस में वोट नहीं कर सकते थे बिकॉज ही वॉज नॉट अ मेंबर। अब देखिए डिप्यूटी चेयरमैन तो मेंबर है ना, लेकिन सो ही कैन वोट ड्यूरिंग द रिमूवल प्रोसेस। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि अगर चेयरमैन अब्सेंट रहा या फिर अगर उसकी सीट वैकेंट रही या फिर चेयरमैन एक्ट कर रहा है एज अ प्रेसिडेंट, तो व्हाट विल डू, डिप्यूटी चेयरमैन विल बिकम द चेयरमैन हियर, ओके, डिप्यूटी चेयरमैन विल बिकम द चेयरमैन हियर। अब his salary is also determined by the parliament from the charged expenditure of consolidated fund of India। अब पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन के बारे में बात कर लेते हैं ऑफ राज्यसभा, ओके, पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब देखिए चेयरमैन नॉमिनेट करता है इस पैनल को। इफ चेयरमैन इज absent then deputy chairman will preside over the house, okay। if he is also absent then the panel will preside, if the panel is also absent then the house will decide who will preside the house। of if the chairman seat is vacant then deputy chairman will preside over the house, and if deputy chairman seat is also vacant then the president will decide what to do now, okay। so this was about deputy chair। अब बात कर लेते हैं हम लीडर्स ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज फर्स्ट लीडर ऑफ द हाउस, दैट इज इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, ओके। सो लीडर ऑफ हाउस कौन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में? दैट इज अवर पीएम, ओके। लोकसभा और राज्यसभा में लीडर कौन होते हैं हमारे? पीएम। अब जो पार्टी हैविंग मेजोरिटी, अब जो पार्टी की मेजोरिटी रहेगी वो क्या कहेगी कि हमारा लीडर जो रहेगा उसे हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। सो लीडर ऑफ द हाउस इज प्राइम मिनिस्टर। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, and this post is also not mentioned in constitution, so this is the leader from the single largest opposition party, that is the party should at least acquire 1/10 seat of total strength of the house, and salaries and allowances are similar to the cabinet minister and minority leader। अब देखिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है विप, इट इज ऑल्सो नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस इंस्ट्रूमेंट को क्यों यूज किया जाता है? इट इज यूज बाय द पॉलिटिकल पार्टी, जो मेंबर रहते हैं उन्हें एक विप इशू किया जाता है टू फॉलो द डायरेक्टिव्स विच आर इशूड बाय द
political party for certain measures. Okay, so these are the directive which should be followed by the person for whose whip has been issued. अब सेशंस ऑफ पार्लियामेंट देख लेते हैं. समनिंग, अब देखिए समन कौन करता है दोस्तों? प्रेसिडेंट. ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. अब देखिए मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए आपके पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग का? 6 मंथ. अब देखिए 3 टाइप्स के सेशन होते हैं हमारे. दैट इज फर्स्ट इज ऑफ बजट सेशन जो कि फरवरी से मई तक चलता है, जो कि लार्जेस्ट अमंग द ऑल सेशन होता है. सेकंड सेशन कौन सा होता है दोस्तों? हमारा मानसून सेशन, दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर. एंड थर्ड सेशन इज अवर विंटर सेशन, दैट इज नवंबर टू दिसंबर. इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेशन इन इंडिया. अब इसके अलावा एडजर्नमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं. व्हेन द पार्लियामेंट सिटिंग हैज बीन टर्मिनेटेड फॉर द स्पेसिफाइड टाइम, ओके, एंड इट इज डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, देन इट इज एडजर्नमेंट. इफ द टर्मिनेशन ऑफ द हाउस इज ऑफ द इनडेफिनिट पीरियड. ओके, यहाँ पर बात देखिए क्या है कि की गई है इनडेफिनिट पीरियड. जब पार्लियामेंट की सिटिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम अगर टर्मिनेट की गई तो उसे एडजर्नमेंट किया जाएगा, एडजर्नमेंट कहेंगे. और इफ द पार्लियामेंट सिटिंग हैज बीन टर्मिनेटेड फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इट विल बी कॉल्ड एज एडजर्नमेंट साइन डाई. ओके, इट इज डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. अब प्रोरोगेशन क्या होता है वो देख लेते हैं. अब प्रोरोगेशन को अप्लाई कौन करता है दोस्तों? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट प्रोरोग द हाउस. ओके, जैसे एडजर्नमेंट में हमने देखा था कि सीटिंग को टर्मिनेट किया जाता है, वैसे ही प्रोरोगेशन में भी सीटिंग को टर्मिनेट किया जाता है, प्लस उसके साथ सेशन को भी एंड कर देते हैं. मतलब टर्मिनेशन ऑफ सीटिंग एज वेल एज एंड ऑफ द सेशन इज प्रोरोगेशन. अब डिसोल्यूशन क्या होता है वो देख लेते हैं. सो हु डिसॉल्व द हाउस? प्रेसिडेंट डिसॉल्व द हाउस. मैंने आपको बताया था जैसे आफ्टर 5 इयर्स प्रेसिडेंट डिसॉल्व लोकसभा. ओके, और उसके पहले भी कर सकती है. अब जब गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं रहेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कहेंगे कि अब हमें इस गवर्नमेंट को रन नहीं करना, अब कोई और गवर्नमेंट हमें लेकर आना है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कह सकते हैं कि हाँ, हम हमारा सपोर्ट हटा दे रहे हैं इस प्राइम मिनिस्टर से. तो तब क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट की मेजोरिटी लॉस्ट हो जाएगी, जिसके कारण प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा. अब ओनली लोकसभा कैन गेट डिसॉल्व. मैंने आपको कहा था कि राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, ये डिसॉल्व नहीं हो सकती है. लोकसभा इज अ टेम्पररी बॉडी. It is a temporary body and it can get dissolved after 5 years. Every 5 years it is getting dissolved. अब डिसोल्यूशन अगर प्रेसिडेंट ने कर दिया व्हेन गवर्नमेंट लूजेस इट्स मेजॉरिटी, देन इट इज इररिवोकेबल ऑप्शन. ओके, इसको अपन चैलेंज नहीं कर सकते. और इसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर ये डिसीजन गलत साबित हुआ तो वापस जो पीएम था उसे ही पीएम बना देंगे, बल्कि अब पीएम को हटा दिया गया है तो इसके बाद ओनली ऑप्शन इज री इलेक्शन. री इलेक्शन ही करवाया जाएगा. ये इररिवोकेबल ऑप्शन है कि एक बार डिसोल्यूशन अगर हो गया, पहले पीएम था उसको वापस पीएम नहीं बनाया जा सकता है. अगर वो मेजॉरिटी के साथ विन कर गया तभी हम उसे पीएम बना सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इट इज अ इररिवोकेबल ऑप्शन. वापस जो ऑप्शन रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा? सिर्फ री इलेक्शन. री इलेक्शन के दम पर ही अगला जो पीएम आएगा, अगर वो पहले भी पीएम रहेगा तो वो भी अगली बार चुन कर आएगा. सो दिस वाज अबाउट डिसोल्यूशन. अब चलिए आगे देखते हैं. अब ऑन डिसोल्यूशन व्हाट हैपेंड टू द बिल. अब हमने एक क्वेश्चन देखा था कि बिल अगर ये वाला था, एक मिनट बताता हूं मैं आपको. देखिए ये क्वेश्चन हमने देखा था कि बिल्स के रिगार्डिंग क्या होगा. ये जब बिल पेंडिंग होगा लोकसभा और राज्यसभा में, जैसे अभी आपने बात की कि अगर जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो गई तो क्या हो सकता है. अभी हमने बात की ना, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो क्या हो सकता है. वापस ऑप्शन क्या रहेगा? री इलेक्शन. डिसॉल्व होना मतलब क्या हो गया? व्हेन गवर्नमेंट लूजेस इट्स मेजॉरिटी और आइदर इट हैज कंप्लीटेड इट्स 5 ईयर टर्म. अब डिसोल्यूशन अगर हो गया, अगर कोई बिल पास किया गया बाय लोकसभा और वो कई दिनों तक राज्यसभा में रुका रहा, अब इसके पहले अगर डिसोल्यूशन हो गया ऑफ लोकसभा तो बिल के साथ क्या होगा. ओके, तो ये कंडीशन को हम समझने की कोशिश करते हैं. ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा व्हाट हैपेंड टू द बिल? टू द बिल व्हेन द बिल इज पेंडिंग इन लोकसभा इट विल लैप्स. अब देखिए लोकसभा में इनिशिएट हो गया बिल और ये पेंडिंग ही है अभी लोकसभा में, तो क्या हो जाएगा? लोकसभा के मेंबर्स तो बदल जाएंगे वो डिसॉल्व होने के बाद. तो क्या वो पुराना बिल नए मेंबर्स पास करने की कोशिश करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो अपना खुद का नया बिल लेकर आएंगे. सो वो अर्लियर वाला बिल लैप्स हो जाएगा. ओके, मतलब वो खत्म हो जाएगा. अब बिल इज पेंडिंग इन राज्यसभा एंड नॉट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा. अब कोई बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, ओके, और वहां पर ही पेंडिंग है. लोकसभा में उसका इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ. मैंने क्या कहा था आपको? राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, लोकसभा इज अ टेम्पररी बॉडी. अब टेम्पररी बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है, इसका बिल का यहाँ पर इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तो क्या वो लैप्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो इसका इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ ना. जो नए मेंबर आएंगे उनके लिए तो ये नया बिल रहेगा, तो वो वहां पर डिस्कशन करेंगे. अगर अच्छा रहा बिल तो उसे पास कर देंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे. तो इस तरह देखिए लोकसभा में जब इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ बिल तो वो लैप्स नहीं करेगा. एक बात आप इस तरह से समझते चलिए, लोकसभा डिसॉल्व होने वाली बॉडी है, लोकसभा को अगर कोई भी बिल टच हुआ तो वो लैप्स कर जाएगा. जैसे देखिए बिल पास इन राज्यसभा रीच टू लोकसभा एंड लोकसभा गेट डिसॉल्व्ड, देन द बिल विल लैप्स. अब इसमें एक कैच भी है, वो बताता हूं मैं आपको आगे. व्हेन द बिल इज पास इन लोकसभा एंड रीच राज्यसभा एंड लोकसभा गेट डिसॉल्व्ड, द बिल विल आल्सो लैप्स व्हेन पास इन लोकसभा एंड राज्यसभा एंड रीच टू प्रेसिडेंट. अब प्रेसिडेंट आ गया यहाँ पर. प्रेसिडेंट के पास आने के बाद अगर लोकसभा वापस डिसॉल्व हो गई
और प्रेसिडेंट के पास ये बिल पेंडिंग है, तो क्या ये बिल लैप्स करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है हमारे कंट्री की, ओके, एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो गई, प्रेसिडेंट तो उसका ऑफिस कंटिन्यू कर रहा है ना, प्रेसिडेंट उसका ऑफिस कंटिन्यू कर रहा है, तो जो ये इसके पास बिल्डिंग प्रेसिडेंट के पास बिल पेंडिंग रहेगा, वो वहाँ पर डिस्कशन करेगा। जी हाँ, अच्छा ये बिल पहले वाले गवर्नमेंट ने मेरी ही परमिशन से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, सो इट विल नॉट गेट लैप्स। वैसे ही देखिए, इफ पास इन लोकसभा एंड राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन एंड लोकसभा गेट डिसॉल्व, अब लोकसभा वापस डिसॉल्व हो गई एंड प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए उस बिल को भेजा। अब देखिए, प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता है हमारे कंट्री का, ओके, ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री, तो क्या उसके बातों का महत्व नहीं रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल रहेगा। लेकिन इसलिए देखिए, यहाँ पर वो रिकंसिडरेशन को वापस बिल भेजेगा लोकसभा में, इसलिए उसका इतना इंपॉर्टेंस रहेगा कि वो उस बिल को कंसीडर करेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करने के बाद वापस प्रेसिडेंट के पास ये बिल को भेजेंगे, और ये बिल लैप्स नहीं होगा, क्योंकि एक प्रेसिडेंट इज अ इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर कंट्री, सो द बिल विल नॉट गेट लैप्स। अब द बिल इज पास इन लोकसभा एंड राज्यसभा एंड डेडलॉक हैपन, और इस डेडलॉक हैपन होने के वक्त, जब डेडलॉक हैपन हो गया, तभी लोकसभा डिसॉल्व हो गई, अब नई लोकसभा आई, तो क्या ये बिल लैप्स कर जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो डेडलॉक होता है, इसे समन कौन करता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जब इसे समन कर रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया कि प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसके पास अगर कोई बिल आ गया, तो ये बिल लैप्स नहीं करेगा, सो द बिल विल नॉट गेट लैप्स, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा की जॉइंट सीटिंग चलेगी, और प्रेसिडेंट भी यहाँ पर हाजिर रहेगा, तो हाउ विल द बिल गेट लैप्स? एक बात इससे यही समझ में आती है कि अगर कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा के बीच में रहा और लोकसभा को टच हो गया और लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो वो बिल लैप्स कर जाएगा। और अगर राज्यसभा में ही बिल है पेंडिंग, राज्यसभा से ही इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा में ही पेंडिंग है, तो ये बिल लैप्स नहीं करेगा। और इसके अलावा अगर ये बिल प्रेसिडेंट के पास चले गया, तो ये बिल भी लैप्स नहीं करेगा। लैप्स कब करेगा? जब वो राज्यसभा और लोकसभा के बीच में है और लोकसभा को टच हो रहा है, तभी बिल लैप्स कर जाएगा। अब लेम डक सेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। सो व्हाट इज लेम डक सेशन? अब देखिए, लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है। लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद अगर कोई पर्सन वापस री-इलेक्ट कर नहीं आया, ओके, री-इलेक्ट होकर वापस वो पर्सन नहीं आया, तो उसके लिए हम एक लेम डक सेशन कहते हैं। आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, अगर कोई 0 पर ही आउट हो गया तो डक आउट हो गया बोलते हैं। ओके, सो इस तरह ही देखिए, री-इलेक्टेड नहीं हुआ अगर कोई पर्सन, तो उसे लेम डक सेशन में हम एड्रेस करते हैं। ओके, it is the last session of the existing Lok Sabha where the elected people will not get re-elected. So this is about the lame duck session. अब various motion के बारे में देख लेते हैं, कौन से motion होते हैं। So motions, this is the process in which House express its decision and opinion on the various issue through adoption and rejection of the motion. अब देखिए, closure motion, it is a cut short debate. Okay, डिबेट को बंद करो, कट शॉर्ट मतलब कट शॉर्ट डिबेट मतलब क्या, ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करते, चलिए वोटिंग ही कर देते हैं। अगर ज्यादा डिस्कशन से सिर्फ आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो चलिए कट शॉर्ट डिबेट कर देते हैं और सीधा मैटर वोटिंग के लिए डाल देते हैं। सो दिस इज अबाउट क्लोजर मोशन। प्रिविलेज मोशन, व्हेन द मिनिस्टर गिव रॉन्ग फैक्ट और डिस्टॉर्टेड फैक्ट इन द हाउस, द प्रिविलेज मोशन इज डन अगेंस्ट द मिनिस्टर। ओके, अब जैसे आप जानते हैं कि जो मिनिस्टर्स रहते हैं उनके पास प्रिविलेज होते हैं, वो प्रिविलेज के कारण लोकसभा में और राज्यसभा में किसी भी बात पर उनकी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, कोई कोर्ट में उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं बिठाई जा सकती जब वो सेशन के अंदर बात कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए, यहाँ पर एक प्रिविलेज मोशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि अगर ऐसा कोई कोर्ट में उसकी इंक्वायरी नहीं होगी, तो वो तो कुछ भी बातें करेगा, तो वो कुछ भी बातें करेगा, तो शायद वो डिस्टॉर्टेड फैक्ट भी दे रहा होगा, रॉन्ग फैक्ट भी दे रहा होगा, तो इसके कारण यहाँ पर प्रिविलेज मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, व्हेन द मिनिस्टर इज गिविंग रॉन्ग फैक्ट और डिस्टॉर्टेड फैक्ट। अब कॉलिंग अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन से हमें पता चल रहा है कि कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस होगी, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात होगी, जिसकी तरफ अटेंशन ड्राइव करने की बात की जा रही है। मूव बाय द मेंबर ऑफ द हाउस टू कॉल अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर और अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। अब अर्जेंटमेंट मोशन को कब हम इंट्रोड्यूस करते हैं? व्हेन देयर इज एन अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ओके, तभी हम इसे भी इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन कॉलिंग अटेंशन मोशन और अर्जेंटमेंट मोशन में फर्क क्या है दोस्तों? यहाँ पर सपोर्ट लगेगा 50 मेंबर्स का टू ड्रॉ द अटेंशन। ओके, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस एंड इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। ओके, और इसका जो सेशन चलेगा वो मेनली 2 आवर 30 मिनट्स के तक, 2 आवर्स 30 मिनट से शुरू होकर आगे बढ़ेगा। ओके, इससे कम नहीं हो सकता अर्जेंटमेंट मोशन का सेशन। सो दिस वाज अबाउट सम इंपॉर्टेंट मोशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब इसमें से देखिए, जो अर्जेंटमेंट मोशन है ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेंसर मोशन क्या होता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। अब सेंसर मोशन जो होता है वहां पर देखिए रीजन को बताया जाता है कि रीजन, देखिए ये रीजन है जिसके कारण हम सेंसर मोशन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। देखिए, ये पास कहाँ पर किया जाता है? सिर्फ लोकसभा में। और अगर ये पास हो गया तो गवर्नमेंट को रिजाइन करने की बात नहीं आती, क्योंकि गवर्नमेंट रिजाइन नहीं, मतलब गवर्नमेंट को कंपलसरी नहीं है कि वो रिजाइन ही करे। इट इज मूव अगेन बाय अगेंस्ट अ मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखिए, दिस वाज अबाउट सेंसर मोशन। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर रीजन को बताया ही नहीं जाता। सिर्फ अगर कुछ मिनिस्टर्स आकर ये कहे कि हाँ, हम मेजोरिटी में नहीं है, प्रेसिडेंट साहब अब नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट क्या कर देगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देगा एंड इट इट इज ऑल्सो पास इन लोकसभा ओनली एंड इफ द मोशन इज पास, गवर्नमेंट नीड टू रिजाइन हियर।
क्योंकि मेजोरिटी ही नहीं है तो गवर्नमेंट लॉन्ग कैसे करेगी, एंड गवर्नमेंट विल रिजाइन एंड ओनली मूव अगेंस्ट इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पर सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी मूव कर सकते थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसे इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी मूव किया जाता है। अगर ये पास हो गया तो गवर्नमेंट विल रिजाइन, ओके, गवर्नमेंट विल फॉल। दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब चलिए मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। अब देखिए बजट सेशन आया, बजट सेशन आया तो इट वाज द फर्स्ट सेशन। ओके, फर्स्ट डे पे किसने एड्रेस किया था, हमारे प्रेसिडेंट ने। सो दिस इज द फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिस्कल ईयर, एड्रेस बाय आवर प्रेसिडेंट। इन दिस एड्रेस द प्रेसिडेंट गिव अ स्पीच, प्रेसिडेंट ने स्पीच दी थी जहाँ पर बहुत सारे उन्होंने बातें बताई थी। और जो एंड होता है डिस्कशन, तब क्या किया जाता है, वोटिंग किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में वोटिंग होती है, लेकिन लोकसभा में ये वोटिंग को पास करना चाहिए। ओके, लोकसभा ने इस वोटिंग को पास करना चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने मेजोरिटी गेन करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर उन्होंने मेजोरिटी गेन नहीं की तो क्या दिख जाएगा कि गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है। ओके, अगर ये मोशन पास नहीं हुआ, ओके, मोशन ऑफ थैंक्स अगर पास नहीं हुआ आफ्टर एंड ऑफ द डिस्कशन, अगर वोटिंग के बाद ये पास नहीं हुआ तो क्या दिख जाएगा, हमें मेजोरिटी नहीं है गवर्नमेंट की। मेजोरिटी नहीं है मतलब क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट विल फॉल। सो दिस हैपन व्हेन द मोशन ऑफ थैंक्स इज नॉट गेट वोटेड और नॉट पास बाय द लोकसभा। इसलिए मोशन ऑफ थैंक को पास किया जाता है बाय लोकसभा। जनरली जो मोशन ऑफ थैंक्स है ये पास हो ही जाता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट मेजोरिटी में रहती है, जब इंट्रोडक्शन व्हेन द बिल इज इंट्रोड्यूस, ओके, व्हेन द मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, तब जनरली गवर्नमेंट मेजोरिटी में रहती है। और जब अगर ये वोटिंग पास नहीं हुई तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट विल फॉल। अब कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं वो देख लेते हैं, जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने देखा था, मनी बिल क्या होता है। अब ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स होती है दोस्तों, एक पब्लिक बिल होता है, एक प्राइवेट बिल होता है। इसमें से देखिए जो पब्लिक बिल होता है, पब्लिक पब्लिक किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है, बाय द मिनिस्टर, इसलिए यहाँ पर पब्लिक बिल को मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके लिए 7 डेज का नोटिस दिया जाता है। अब इसका चांस काफी ज्यादा होता है कि ये अप्रूव हो जाएगा। वैसे प्राइवेट बिल, व्हेन द पर्सन इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट ही इज नॉट एनी मिनिस्टर, ओके, बट ही इज नॉट एनी मिनिस्टर बट ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देन द बिल इंट्रोड्यूस बाय हिम विल बी कॉल्ड एज प्राइवेट बिल। अब यहाँ पर वो इस प्राइवेट बिल को मिनिस्टर के अलावा बाकी मेंबर जब इंट्रोड्यूस करेंगे हम उसे प्राइवेट बिल कहेंगे। अब प्राइवेट बिल के लिए 1 मंथ का नोटिस लगता है, उसके बाद आप प्राइवेट बिल को इश्यू कर सकते हैं। अब इसका काफ़ी कम चांस होता है कि ये अप्रूव हो जाए, लेकिन जो पब्लिक बिल होता है उसका काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि ये अप्रूव हो जाएगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बिल देख लेते हैं। अब प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल तो हमने देख लिया। अब इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे ऑर्डिनरी बिल, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा either by the minister or member of parliament. Okay, it can be introduced either by the minister or member of parliament. Joint sitting is possible here under Article 108 and प्रेसिडेंट के पास पावर क्या होती है रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल, वो उसे असेंट भी दे सकता है या फिर अपने वीटोज का इस्तेमाल भी कर सकता है। अब मनी बिल के बारे में देख लेते हैं। मनी बिल, इट इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली and for introduction of money bill prior recommendation of president is required and it can be only introduced by the ministers. राज्य सभा cannot reject or amend the bill it of अगर इन्होंने रिजेक्ट भी नहीं किया और अमेंड भी नहीं किया और सिर्फ वहां पर उनके हाउस में रोक के रखा कि हमें ये पसंद नहीं आया, हम इसे पास ही नहीं करेंगे, अगर राज्यसभा ने ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, आफ्टर 14 डेज द बिल विल ऑटोमेटिकली गेट पास्ड एंड रीच टू द प्रेसिडेंट फॉर इट्स साइन। देखिए राज्यसभा के पास मनी बिल के रिगार्डिंग कोई पावर ही नहीं रहती है, अगर उन्होंने पास नहीं किया उस बिल को तो इट विल गेट ऑटोमेटिकली पास। अब जॉइंट सिटिंग इज नॉट पॉसिबल हियर एंड प्रेसिडेंट कैनॉट यूज सस्पेंसिव वीटो हियर। ओके, प्रेसिडेंट कैनॉट यूज सस्पेंसिव वीटो और सर्टिफिकेट टू मनी बिल इज गिवन बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये मनी बिल है, इसका सर्टिफिकेट सिर्फ स्पीकर ऑफ लोकसभा ही दे सकता है। सो दिस वाज अबाउट मनी बिल। अब कंडीशन क्या होते हैं मनी बिल के वो देख लेते हैं। व्हेन द मनी बिल इज इंट्रोड्यूस, ओके, ऑन व्हाट कंडीशन, व्हाट आर द प्रोविजन इन मनी बिल, कब यूज कर सकते हैं, व्हेन द मैटर इज रिगार्डिंग द इम्पोजिशन, अबोलिशन एंड अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्स। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय यूनियन, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, विड्रॉल और अप्रूवल जब हमें करना हो तब हम मनी बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट, इन कंडीशन में हम इस मनी बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब चलिए मनी बिल और फाइनेंशियल बिल क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे मनी बिल देखा था हमने, सो मनी बिल वाज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो इट इज मनी बिल। अब फाइनेंशियल बिल के बारे में देख लेते हैं। सो इट डील विद द फिस्कल मैटर दैट इज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। इसमें से टाइप ए होता है जो कि मनी बिल, that is introduced as annual financial statement under article 110. all money bill are financial bill but all financial bill are not money bill। मतलब क्या है कि सारे मनी बिल जो होते हैं वो फाइनेंशियल बिल होते हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, इसको घुमा फिरा कर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ओके, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इस स्टेटमेंट को समझिए कि ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल बट ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल। ओके, और सेकंड फाइनेंशियल बिल कौन सा होता है, सेकंड फाइनेंशियल बिल इज इंट्रोड्यूस अंडर आर्टिकल 117
सब क्लॉज 1। और थर्ड फाइनेंशियल बिल कौन सा होता है दोस्तों? अंडर आर्टिकल 117 सब क्लॉज 3। ओके, सो दिस वाज अबाउट फाइनेंशियल बिल। अब देखिए यहाँ पर जब ये आर्टिकल 117 क्लॉज 1 के अंडर इंट्रोड्यूस किया जाता है और आर्टिकल 117 क्लॉज 3 के अंडर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो क्या होता है वो देख लेते हैं। सो द मैटर्स इन विच इट इज इन्वॉल्व आर ऑल रिलेटेड टू आर्टिकल 1110। ओके, जो सारे मैटर्स होते हैं अंडर आर्टिकल 1110, ओके, जो सारे मैटर्स होते हैं अंडर आर्टिकल 1110 उन मैटर्स को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल लेजिस्लेशन को भी हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, जनरल लेजिस्लेशन बिल को भी हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू दिस एनुअल स्टेटमेंट। ओके, सो इस टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू हम जनरल लेजिस्लेशन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। ओके, एंड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड हियर। उसके अलावा ज्वाइंट सिटिंग भी पॉसिबल होती है। ओके, ज्वाइंट सिटिंग भी पॉसिबल होती है यहाँ पर। इट मूव लाइक ordinary bill. Okay, it moves like an ordinary bill and joint sitting is also possible here. It is introduced in Lok Sabha only and recommendation of president is required. इसमें मैटर्स कौन से होते हैं? आर्टिकल 1110 के अंदर जो मैटर्स रहती है वो तो रहती है, उसके साथ साथ जनरल लेजिस्लेशन के अंदर भी जो मैटर्स आते हैं उसे भी हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए कुछ जीएसटी बिल या फिर कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था हमारा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, इसी भी देखिए मनी बिल जैसा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये आर्टिकल 117 क्लॉज 1 के अंडर ही इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जनरल लेजिस्लेशन की बात कर रहे थे ना हम, जब कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये क्या ये मनी मैटर से डील करता था? नहीं, ये जनरल लेजिस्लेशन से डील करता था। देखिए हमने इसे आर्टिकल 117 सब क्लॉज 1 के अंडर इंट्रोड्यूस किया था। सो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 117 फाइनेंशियल बिल। ओके, आर्टिकल 117 और क्लॉज 1 फाइनेंशियल बिल। अब इसके अलावा आर्टिकल 117 क्लॉज 3 फाइनेंशियल बिल के बारे में देख लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 1110 से रिलेटेड सारे मैटर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इंक्लूडिंग मनी बिल और फाइनेंशियल बिल ऑल्सो। ओके, लेकिन जनरल लेजिस्लेशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 3 के अंडर। ओके, सिर्फ मैटर्स रिगार्डिंग टू आर्टिकल 110 कैन बी इंट्रोड्यूस हियर। अब इसके अलावा ये डील किससे करता है? इट डील्स विद द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से के मैटर्स को ये डील करता है। अब इसके अलावा प्रेसिडेंट recommendation is needed and it can be introduced in any house. It can be introduced in any house and it also move like an ordinary bill and joint sitting is also possible here. Okay, joint sitting is also possible here, move like an ordinary bill and it can be introduced in any house of parliament. जैसे 117 clause 1 it can be introduced in Lok Sabha only, or 117 clause 3 it can be introduced in any house of the parliament. So this was the basic difference between annual financial statement under 117 clause 1 and annual financial statement under 111 clause 3. Okay, 117 clause 3. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने बहुत सारा एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा था। ओके, हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इन सैलरीज अलाउंसेस। ओके, जो सैलरीज दे रहे हैं हम प्रेसिडेंट और उसके अलावा प्रेसिडेंट के अलावा वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहाँ पर हमने देखा था कि जो इनकी सैलरीज थी वो कैसी थी? चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो व्हाट इज दिस चार्ज मीन्स? ओके, सो इट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर चार्ज. These are the expenditure which are not votable here. Okay, it can only be discussed and cannot be voted. अब ऐसे क्यों है? क्योंकि देखिए जो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, इनकी पोस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी। अगर इसके अलावा देखिए अगर कोई बाहर, जैसे समझिए आप अगर हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के बाद क्या हम अगर गवर्नमेंट बदल दी, इफ गवर्नमेंट डिसॉल्व, तो क्या वो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट रहेगी वो इस लोन को वापस नहीं करेगी? जी हाँ, बिल्कुल करेगी। नहीं तो बाकी सारी कंट्रीज हम पर तो प्रेशर बनाने लगेंगे कि जी आपने लोन लिया लेकिन आप इसे रीपे नहीं कर रहे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट डिसॉल्व होने के बाद भी नई गवर्नमेंट आई, वहाँ पर तभी भी देखिए ये जो वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट रीपेमेंट तो हमें करना ही पड़ रहा है। ओके, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट रीपेमेंट यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन है हमारे पास? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम तो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में बहुत सी चीजों को अमेंड कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर इसको भी अमेंड कर सकते थे, एक्सपेंडिचर चार्ज को भी यहाँ पर अमेंड कर सकते थे। लेकिन जैसे देखिए यहाँ पर हमने लोन लिया है, इसे रीपे तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे ही यहाँ पर हम इसे ये नहीं कह सकते कि नहीं हम अभी रीपे नहीं करेंगे, ये लोन जो लिया था ये पिछले गवर्नमेंट ने लिया था। लेकिन देखिए ये पिछली गवर्नमेंट जो थी वो तो आपकी कंट्री की गवर्नमेंट थी ना,
ये पिछली गवर्नमेंट जो थी वो भी आपकी कंट्री की गवर्नमेंट थी, नेक्स्ट गवर्नमेंट भी होंगी वो भी आपकी कंट्री की गवर्नमेंट होगी, तो मतलब लोन किसने लिया है? आपकी कंट्री ने, तो आपको आपकी कंट्री को इसे रीपे करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं बनता कि हम कोई वोट रखे यहाँ पर कि चलिए अब लोन को हम नहीं देंगे, ओके। ऐसे हम पार्लियामेंट में कोई वोट करे कि चलिए अब हम बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हमने जो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था, जो पिछले गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था, हम उसे रिपे नहीं करेंगे। ऐसे कोई सेंस नहीं बनता है दोस्तों। सो यहाँ पर ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का चार्ज एक्सपेंडिचर शुरू हो जाता है, ओके। आई होप आपको एग्जांपल के थ्रू ये समझ में आ गया होगा कि चार्ज एक्सपेंडिचर क्यों कहा जाता है ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि हमें रिपे करना पड़ता है विदाउट एनी हेजिटेशन, ओके। विदाउट एनी हेजिटेशन हम यहाँ पर कुछ वोट नहीं कर सकते, सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं कि देखिए पिछले गवर्नमेंट ने कितना खर्चा करवा दिया है, ओके, लेकिन हमें रिपे तो करना ही पड़ेगा। सो दिस वाज अबाउट चार्ज एक्सपेंडिचर। अब देखिए दीज आर नॉट ऑडिबल एंड इट कैन ओनली बी डिस्कस, ओके। दिस इंक्लूड जैसे हमने कोई लोन लिया है तो उसे रीपे करना, वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन की सैलरीज, इसके अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की भी सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एंड पेंशन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैग, इसके अलावा चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। अब देखिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे पीवाईक्यूज आते हैं, ओके। पीवाईक्यू इससे भी आया है, जो कि क्या है, ओनली पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर इंक्लूडेड इन चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ओके। एक्सपेंडिचर चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सैलरीज जो होती है वो कहाँ पर इंक्लूडेड होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में। जो सैलरीज होती है जजेस ऑफ हाई कोर्ट की, वो कहाँ पर इंक्लूडेड होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में। लेकिन जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, वहां पर उनकी सिर्फ पेंशन ही इंक्लूड की जा सकती है, ओके। सो ये कैच है दोस्तों, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिए। मैं आपको साथ साथ पॉइंट बताते चल रहा हूँ कि जहाँ पर एक कैच आता है, ओके, जहाँ पर थोड़ी ट्रिकी पॉइंट आ जाता है वो मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा हूँ, तो आप उसे नोट डाउन करते चलिए। अब चलिए ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। सो व्हाट इज ज्वाइंट सिटिंग? सो ज्वाइंट सिटिंग इज इंट्रोड्यूस फॉर रिजॉल्विंग एनी डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। अब ये ज्वाइंट सिटिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, ओके। इट इज अंडर आर्टिकल 108। ज्वाइंट सिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 108। व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस व्हेन देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा कह रही है कि हाँ हमें इस बिल को पास करना ही है, लेकिन राज्यसभा ये बोल रही है कि नहीं ये बिल अच्छा नहीं है, हम इसे पास नहीं करेंगे। व्हेन देयर इज discussion, okay, dispute between Lok Sabha and Rajya Sabha, what will the president do? President will call for joint sitting। अब देखिए यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से अगर बिल को पासिंग मिल गई, ओके, अगर यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो गया इन जॉइंट सिटिंग, देन द बिल विल गेट एनेक्टेड, ओके। यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से अगर बिल पास हो गया तो बिल विल गेट एनेक्टेड। So this was about joint sitting. If the bill is rejected by either house of parliament, joint sitting can be called. If any house disagreed on the amendment to be made, it can be called as joint sitting. If no action is taken for 6 months, अब देखिए अगर कोई हाउस डिसएग्री रहा और कोई एक्शन नहीं लिया फॉर अबाउट 6 months, देन जॉइंट सिटिंग कैन बी कॉल्ड। अब इसके अलावा प्रेसिडेंट करता है समन जॉइंट सिटिंग को। इट इज प्रेसिडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर एब्सेंट रहे तो उनके एब्सेंस में कौन प्रेसिडेंट करेगा? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट रहे तो उनके एब्सेंट में कौन प्रेसिडेंट करेगा? डिप्टी चेयरमैन ऑफ लोकसभा, ओके। नहीं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी अगर एब्सेंट रहे तो कौन यहाँ पर प्रेजेंट करेगा उस चेयर को? एनी मेंबर फ्रॉम द हाउस व्हिच प्रेसिडेंट में डिसाइड, ओके। सो यहाँ पर देखिए चेयरमैन यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग को प्रेसिडेंट नहीं करता, क्योंकि चेयरमैन जो थे, ओके, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट, सो इसलिए वो यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग को प्रेसिडेंट नहीं करते। एंड इट कैन बी कॉल फॉर ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल ऑल्सो। फाइनेंशियल बिल कौन से होते हैं? देखिए ये 117 क्लॉज 1 और 117 क्लॉज 3 के अंडर, ओके। इट कैन बी कॉल फॉर ऑर्डिनरी बिल एज वेल एज फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 1, आर्टिकल 117 क्लॉज 3, ओके। एंड फॉर पासिंग ऑफ बिल इन जॉइंट सिटिंग इट रिक्वायर्ड ओनली सिंपल मेजोरिटी। इसलिए देखिए ज्वाइंट सिटिंग के अंदर बिल को पास होने की सबसे ज्यादा चांसेस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मेंबर तो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत सारे मेंबर क्या करेंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी कि आप हमारे साइड से आ जाओ, हम आपका कुछ बेनिफिट कर देंगे। इसलिए ज्वाइंट सिटिंग में पॉसिबिलिटी ये होती है कि बिल पास हो ही जाएगा। सो दिस वाज अबाउट ज्वाइंट सिटिंग। अब देखिए ज्वाइंट सिटिंग अब तक 3 बार बोला चुके हैं। इन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1960, ओके, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन 1977 और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म 2002। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। दीज आर द स्पेशल राइट्स एंड इम्यूनिटीज गिवन टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर कमिटीज एंड देयर कमिटी मेंबर्स एज वेल एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड यूनियन मिनिस्टर। अब देखिए जो स्पेशल प्रिविलेज होते हैं इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है दोस्तों? जैसे यहाँ पर मेंबर्स जो रहते हैं उन्हें पनिश नहीं किया जा सकता फॉर एनी स्पीच दे आर गिविंग इन लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर वहाँ पर जो भी उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को यहाँ पर एनेबल किया जा सकता है, ओके, इन एनी फॉर्म। सो यहाँ पर अगर उन्होंने डिस्टॉर्टेड फैक्ट दिए थे तो मैंने आपको क्या कहा था, प्रिविलेज मोशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो मिनिस्टर डिस्टॉर्टेड फैक्ट दे रहा था। वो क्यों दे रहा था? उसकी हिम्मत क्यों कैसी हो गई कि डिस्टॉर्टेड फैक्ट देगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती है, इसलिए प्रिविलेज मोशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ऐसे स्पेशल राइट्स होते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिए अगर 40 डेज प्रायर और 40 डेज बाद में भी सेशन के 40 डेज प्रायर और 40 डेज बाद में भी कोई
सिविल केसेस में यहाँ पर अरेस्ट नहीं हो सकती, ओके। क्रिमिनल केसेस में हो सकती है, लेकिन सिविल केसेस कोई भी मूव नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए, ड्यूरिंग द सेशन, व्हेन द सेशन आर हैपनिंग, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जूरी सर्विस आल्सो, ओके। या इन्हें कोर्ट में भी हम नहीं बुला सकते हैं इन सिविल मैटर्स ओनली, ओके। सिविल मैटर्स ओनली, क्रिमिनल मैटर्स में हम इन्हें कोर्ट में बुला सकते हैं, इनके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन सिविल मैटर्स में हम इन्हें ड्यूरिंग सेशन कोर्ट में भी नहीं बुला सकते। इसके अलावा हम इनके ऊपर सिविल केसेस भी नहीं कर सकते, सिविल केसेस के अंदर ये अरेस्ट भी नहीं हो सकते हैं, ओके। सो दिस वाज द पॉइंट रिगार्डिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज है जो कि आपके एग्जाम में आते जाते रहते हैं। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज, दे डील्स विद द रूल्स ऑफ द हाउसेस, ओके। Parliamentary committees deals with the rules of the houses. Some parliamentary committees are standing committees. These are permanent committees, and some are ad hoc committees. These are temporary committees. अब टेम्पररी कमिटीज का आप एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक जॉइंट कमिटी ऑन स्टॉक मार्केट। ये कब फॉर्म की गई थी? ड्यूरिंग हर्षद मेहता स्कैम, ओके। हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम। अब देखिए, इस कमिटी को फॉर्म किया गया, उसका यूज किया गया, उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी, उसके बाद उसे बर्खास्त किया गया। जैसे देखिए, यूज करिए और छोड़ दीजिए, इस तरह से टेम्पररी कमिटीज होती है। वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद उसका जो मोटो था वो कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम उसे बंद कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे। इसके अलावा देखिए, रेलवे कमीशन कमेटी, दिस इज ऑल्सो अ टेम्पररी कमिटी। अब स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में देख लेते हैं, दीज आर द परमानेंट कमिटीज। इसमें से फर्स्ट कौन सी है? फाइनेंशियल कमिटी। फाइनेंशियल कमिटी में पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट कमिटी एंड कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। अब इसमें से हम सबसे पहले फाइनेंशियल कमिटी के अंदर पब्लिक अकाउंट कमिटी को देख लेते हैं। सो इट वाज एस्टेब्लिश अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बाय मॉन्टेग्यू जेफोर्ड रिफॉर्म, एंड इट वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1921। अब इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 आर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 आर फ्रॉम राज्यसभा। मिनिस्टर कैन नॉट बी गेट इलेक्टेड हियर। इलेक्शन किस तरह से होता है इस कमेटी का? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ओके। 1 ईयर का ड्यूरेशन रहता है इस कमेटी का, जिसमें से जो चेयरमैन होता है वो अपोजिशन पार्टी से होता है, ओके। एंड द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। और फंक्शन क्या क्या होते हैं? इट एग्जामिन द अप्रोक्सीमेशन, दैट इज द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द अकाउंट एंड रिसिप्ट फ्रॉम द फाइनेंस अकाउंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अब देखिए, जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए, इट एक्ट एज फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर टू द कमिटी, ओके। टू विच कमिटी? पब्लिक अकाउंट कमिटी। अब ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, क्या कैग कैग जो होता है वो कौन से कमेटी का फ्रेंड, गाइड और फिलोसोफर होता है? सो किसका होता है? पैक का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। कैग इज फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी। सो दिस वाज अबाउट पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एस्टिमेट कमेटी। अब एस्टिमेट कमेटी वाज एस्टेब्लिश अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसे भी 1921 में एस्टेब्लिश किया गया था। सो इट कंप्राइजेस ऑफ 30 मेंबर्स एंड ऑल आर फ्रॉम लोकसभा। मिनिस्टर कैन नॉट बी गेट इलेक्टेड हियर। अब जो इलेक्शन भी होता है वो कैसे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसे भी 1 ईयर के लिए फॉर्म किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो चेयरमैन होता है वो जनरली फ्रॉम रूलिंग पार्टी होता है। यहाँ पर देखिए, कन्वेंशन है दोस्तों, ओके। ये मेंबर्स ने ही आपस में मिलकर डिसाइड किया है कि देखिए कौन से कमेटी का कौन सा पर्सन चेयरमैन बनेगा। तो देखिए, एस्टिमेट कमेटी का रूलिंग पार्टी से चेयरमैन होता है। वैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये क्या था? कन्वेंशन था कि अपोजिशन से चेयरमैन बनेगा। सो these are the convention। अब फंक्शन क्या होते हैं? रिफॉर्म इस इफिशिएंसी ऑफ विद द एस्टिमेट, ओके। एस्टिमेट कमेटी का फंक्शन क्या होता है दोस्तों? अगर गवर्नमेंट के अंदर कुछ रिफॉर्म लाना है और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो एस्टिमेट कमेटी फॉर्म की जाएगी और ये बताएगी कि हमें किस तरह से एफिशिएंसी को बढ़ाना है और क्या रिफॉर्म्स लेने हैं। अब चलिए तीसरी कमेटी हम देख लेते हैं हमारी, दैट इज कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1964 under the committee of Krishna Menon committee, okay. These include 22 members, 15 are from Lok Sabha and 7 are from Rajya Sabha। अब देखिए, minister are not elected here and a proportional representation through single transferable vote is the method of election here। इसे भी 1 ईयर के लिए फॉर्म किया जाता है एंड जो चेयरमैन रहता है वो फ्रॉम लोकसभा ही रहता है, ओके। स्पीकर अपॉइंट करता है उन्हें और चेयरमैन लोकसभा से ही होता है। फंक्शन क्या क्या होते हैं? कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के एग्जामिन द रिपोर्ट, ओके, अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। उसके अलावा कैग जो रिपोर्ट सबमिट करता है वो पब्लिक अंडरटेकिंग को नहीं करता है। कैग रिपोर्ट सबमिट करता है ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, उसे वो एग्जामिन करते हैं। चलिए, आई होप आपको कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग समझ में आ गई होगी। अब चलिए डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज जो होती है उन्हें देख लेते हैं। सो दे आर 24 कमिटीज एट प्रेजेंट। वन कमिटी इंक्लूड ऑलमोस्ट 31 मेंबर्स हियर एंड 31 मेंबर्स में से भी देखिए 21 आर फ्रॉम लोकसभा एंड 10 आर फ्रॉम राज्यसभा। These are nominated by speaker and these are nominated by chairman in departmental standing committee। अब इनका ड्यूरेशन भी देखिए 1 ईयर होता है। और मिनिस्टर आर नॉट गेटिंग इलेक्टेड हियर। 24 कमिटीज आते हैं, जिसमें से 16 जो होती है वो लोकसभा की होती है और 8 कमिटीज आर ऑफ राज्यसभा। फंक्शन क्या होता है इसको? फंक्शन क्या होता है? थर्ड स्टेज ऑफ बजट होता है, वहां पर एग्जामिन करना पड़ता है ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट्स इन 3 to 4 वीक्स, ओके। सो दिस वाज अबाउट डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। अब अदर कमिटीज कौन से हैं वो देख लेते हैं। कमिटी ऑन पिटिशन जनरल पब्लिक, इट इज मेड अंडर जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। इट कंप्राइजेस ऑफ 15 मेंबर ऑफ लोकसभा एंड 10 मेंबर ऑफ राज्यसभा। इसके अलावा सेकंड कमिटी कौन सी है?
कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस, हमने प्रिविलेजेस के बारे में पढ़ा था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। सो अगर किसी ने ब्रीच कर दिया उस प्रिविलेज का, तो वहाँ पर भी उसे एग्जामिन तो करना पड़ेगा ना, उसे उसकी पनिशमेंट देना पड़ेगा, तो उसके लिए ये कमिटी ऑन प्रिविलेज होती है। अब जिसमें से 15 मेंबर आर फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर आर फ्रॉम राज्यसभा। इट इज अ सेमी जुडिशियल बॉडी। अब देखिए इथिक्स कमिटी से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। सो इथिक्स कमिटी आर फॉर लोकसभा ऑल्सो एंड राज्यसभा ऑल्सो। ओके, पर्टिकुलर जो हाउस है उनकी अलग अलग इथिक्स कमेटी होती है। अब देखिए अगर आप स्कूल में जा रहे हो तो क्या आपको किसी बच्चे ने तंग किया तो आप क्या सिर्फ अपने मम्मी को ही बताओगे? नहीं ना, आप वहां पर जाकर स्कूल में टीचर को भी कंप्लेंट करोगे। अगर टीचर को कंप्लेंट की उसके बाद वो टीचर क्या करेगी, उस जो जिस बच्चे ने आपको तंग किया उसके मम्मी को बुलाएगी। मतलब देखिए यहाँ पर इंटरलीगेज चल रहे हैं, सिर्फ आपकी मम्मी को नहीं बुलाएंगे, उनके मम्मी को भी बुलाएंगे। वैसे देखिए जो क्वेश्चन आया था अभी अभी बताता हूँ मैं आपको। देखिए जो क्वेश्चन आया था एथिक्स कमिटी के रिलेटेड, यहाँ पर क्या पूछा गया था कि इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमिटी। ओके, ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। क्या इस एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा है कि आपको अगर कुछ किसी बच्चे ने तंग किया स्कूल में तो आप आपके मम्मी को बताती थी, फिर आपकी मम्मी टीचर को बताती थी। यहाँ पर इंटरलिंकेज देखिए, मम्मी टीचर को भी बता रही है, फिर टीचर क्या करेगी, जिस बच्चे ने तंग किया उसके मम्मी को भी बुलाएगी। उसी तरह देखिए यहाँ पर क्या अगर कोई मेंबर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस कर रहा है तो कोई उस बात को सहन करेगा? नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उनके रिस्पेक्टिव हाउस में अगर वो राज्यसभा का भी मेंबर रहा तो वो लोकसभा में जाकर वहां पर कंप्लेंट कर देगा, ये देखिए मेंबर आपका ब्रीच कर रहा है प्रिविलेजेस को, ओके, इथिक्स को मेंटेन नहीं कर रहा है, तो आप इसे पनिशमेंट कीजिए। तो इस तरह से देखिए इथिक्स कमिटी आर ऑफ बोथ हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा ऑल्सो, बट कंप्लेंट कैन बी मेड इन लोकसभा ऑल्सो एंड राज्यसभा ऑल्सो। लोकसभा के लोग राज्यसभा में जाकर भी कंप्लीट कर सकते हैं और राज्यसभा के लोग लोकसभा में आकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस पॉइंट वाज रॉन्ग मेंशन देयर। ओके, सो इट वाज ऑन कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, इथिक्स कमिटी इज ऑन कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन की बात करती है। इसके अलावा फोर्थ कमिटी इज कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, जिसमें 15 मेंबर आर फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर आर फ्रॉम राज्यसभा। अब बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, कमिटीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, इसमें से अल्टरनेट ईयर्स में आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे, इसलिए आप इन कमिटीज को डायरेक्ट रट कर लीजिए। इसमें समझने वाली बात कुछ नहीं है, कितने मेंबर्स होते हैं, किस पर्पस के लिए फॉर्म की जाती है कमिटी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसे रट कर ही जाइए। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, टाइम इट मेक्स द टाइम टेबल ऑफ द हाउस। 15 मेंबर आर फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर आर फ्रॉम 11 मेंबर आर फ्रॉम राज्यसभा। अब देखिए लोकसभा में से जो स्पीकर हेड होता है वो प्रिसाइड करेगा, अगर स्पीकर नहीं रहा वहां पर तो राज्यसभा में से चेयरमैन यहाँ पर हेड करेगा। ओके, चेयरमैन यहाँ पर प्रिसाइड करेगा। यहाँ पर 15 मेंबर्स होते हैं, 15 प्लस 11, इस तरह से यहाँ पर 26 मेंबर प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग स्पीकर एंड चेयरमैन ऑल्सो। सो दिस वॉज अबाउट बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। अब आखिरी कमिटीज देख लेते हैं हम। रूल्स कमिटी, रूल्स कमिटी मेक्स द रूल्स ऑफ द हाउसेस। सो यहाँ पर हेड कौन होता है, स्पीकर। ओके, स्पीकर यहाँ पर हेड होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द हेड, इज द चेयरपर्सन ऑफ रूल्स कमिटी। ओके, लोकसभा में से 15 मेंबर्स होते हैं और चेयरमैन भी हेड करता है, जब स्पीकर ऑप्शन रहेगा तो राज्यसभा में से 16 मेंबर्स रहते हैं। उसी तरह देखिए जनरल पर्पस कमिटी, इसमें भी स्पीकर हेड होता है और स्पीकर जब ऑप्शन रहेगा तो चेयरमैन हेड होगा। सो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट पार्लियामेंट चैप्टर। और देखिए इस चैप्टर में से ये जो मैंने आप सब लोगों को ये चीजें पढ़े, इनमें से ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि मैंने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली सभी पॉइंट के थ्रू इस पार्लियामेंट चैप्टर को कवर कर लिया है। यहाँ पर हमने बिल्स भी देख लिया, जॉइंट सिटिंग क्या होती है, प्रोसीडिंग किस तरह से होती है। ओके, और उसके अलावा मोशन कौन से होते हैं। ओके, मोशन देख लिए थे हमने, बिल अगर पास नहीं हुआ लोकसभा में, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई, डिफरेंट टर्म्स भी देख लिए थे, तो क्या क्या होता है, व्हिप क्या होता है, लोकसभा का मेंबर कौन होता है, चेयरमैन किस तरह से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है, चेयरमैन की ड्यूटीज क्या होती है, डिप्यूटी चेयरमैन क्या होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन सारी चीजों को देख लिया है। अब देखिए आप क्या इन क्वेश्चन को आप इजीली एड्रेस नहीं कर सकोगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बात क्या की गई है, विद रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या होगा, ही शैल नॉट प्रिसाइड। जी बिल्कुल सही बात है, हमें इम्पार्शियलिटी को यहाँ पर मेंटेन करना है, तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा ही शैल नॉट हैव एनी राइट टू स्पीक, ये क्यों नहीं होगा, वो तो मेंबर है ना लोकसभा का। मैंने आपको बताया था कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो मेंबर है, उसके पास राइट तो होगा स्पीक का। ओके, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन एट फर्स्ट इंस्टेंस, ऐसी बात नहीं है, ये कन्वेंशन है दोस्तों। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं है, ये कन्वेंशन है, अगर वो चाहे तो यहाँ पर फर्स्ट इंस्टेंस पे भी वोट कर सकते थे। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 1। ओके, इस तरह से देखिए अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स रिजोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, बिल पास बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस ऑन रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ओके, अब बिल in regards to which president of India has notified its intention to summon a joint sitting lapses on dissolution of लोकसभा। मैंने आपको क्या कहा था, प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारी कंट्री का। सो अगर ये कोई बात कहेगा तो उसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होगा, चाहे लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाए तो वो बिल लैप्स नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर बिल लैप्स करने की बात की गई है, मतलब थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब इसके अलावा देखिए प्रोरोगेशन भी मैंने आपको समझाया था, प्रोरोगेशन क्या है। ओके, हेड ऑफ कमिटी के बारे में भी आपको बताया कि देखिए कंप्लेंट जब नीति कर रही है तो क्या सिर्फ मेंबर ऑफ लोकसभा यहाँ पर कंप्लेंट कर सकेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पर राज्यसभा से भी मेंबर यहाँ पर कंप्लेंट कर सकेंगे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। अब इसके अलावा
मनी बिल के बारे में भी मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं रहती है। और डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि डिलिमिटेशन क्यों फॉर्म की जाती है। ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि अब तक हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैज बीन फॉर्म। सो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन 4। ओके, आंसर डी, इसका ऑप्शन डी इज अवर आंसर। सो दिस वाज अबाउट पार्लियामेंट चैप्टर। आई होप आप सभी लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, इसके पॉइंट्स आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे, रट गए होंगे कि मैंने इतने डिटेल में आपको पढ़ाया कि आपको ये याद हो गए होंगे, आई होप इस तरह से। ओके, अब आपको अगर लगता होगा कि हम आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, तो डू चेक आउट अवर कोर्सेज। काफ़ी अच्छी कोर्सेज है दोस्तों, काफ़ी प्रीमियम कोर्सेज है एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस।